एपिसोड की शुरुआत में हमें मेल लीड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका कि नाम नान जियान है। वो स्कूल के पहले दिन ही आईडी लेकर तैयार हो रहा होता है। तभी उसके घर की मेड नीचे से उसे आवाज़ देती है कि यंग मास्टर आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि मैडम बहुत टाइम से आपका कार में वेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नान जियान की मॉम उसका कार में वेट कर रही होती हैं। वो किसी से कॉल पर बातें करते हुए कह रही थी कि नान जियान खुद ही स्कूल जाना चाहता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि नान जियान को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है। वो कोई भी इमोशन शो ही नहीं करता और किसी भी बात से उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जल्दी ही कॉल कट होता है और वही हम सोचते हैं कि नान जियान थोड़े थोड़े इमोशन शो कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है। इतने में नान जियान कार में आकर बैठ जाता है। उसकी माँ मुझसे कहती है कि वो अभी उसके डैड से ही बातें कर रही थी। वो अपने यूरोप के टूर से जल्दी ही वापस आ जाएंगे उसके पास में। सीन फीमेल लीड रूई पर शिफ्ट होता है जो कि स्कूल के पहले दिन ही लेट रहती है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो अपनी मॉम के पास क्यों नहीं चली जाती, वो उसका वहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिस पे कि रूई वहाँ से ये कहती हुई चली जाती है कि वो लोग हमेशा उसे परेशान ही करते रहते हैं। स्कूल पहुँचते हुए उसे देर हो जाती है, इसलिए वो दूसरी तरफ भागती है और रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। ये जान के कि वो लड़का ठीक है, रूई उसे एक कैफ़े ओनर को अपना बैग देकर वहाँ से भागने लग जाती है और अपने स्कूल की दीवार को वो कूद जाती है। उसका दोस्त बहुत कोशिश करता है कि टीचर का ध्यान उस पर ना जाए, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो बहुत सारे बहाने बनाने लग जाती है। लेकिन टीचर उसे एक अपॉलजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं और स्कूल असेंबली में उसे सुनाने को भी कहते हैं। उसी वक्त नान जियान भी वहाँ पर लेट आता है, लेकिन टीचर उसे पनिश नहीं करते। इस बात से रूई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपॉलजी लेटर तो लिखती है, लेकिन उसमें सॉरी के साथ साथ वो ये भी लिख देती है कि वो नान जियान की हेल्प कर रही होती है। वो झूठ कह रही होती है, लेकिन फिर भी इससे टीचर को उसे लास्ट में अपॉलजी मांगनी पड़ जाती है। क्लास में नान जियान किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है और वहाँ पर रूई भी बैठी हुई होती है। फिर वो एक मैथ के क्वेश्चन को लेकर वहाँ पर नान जियान से पूछने के लिए जाती है। क्लास में भी नान जियान कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी मैथ्स की क्लास में वहाँ पर रूई नान जियान का नाम ले लेती है, तो वो उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी चला जाता है और कर भी देता है। सीन फिर इंग्लिश एग्ज़ाम पर शिफ्ट होता है, जिसे कि नान जियान तुरंत कंप्लीट कर वहाँ से चला जाता है और रूई को तो भूख लगी थी, इसलिए वो पेपर देखकर ही भागने लग जाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद में दीवार कूद कर अंदर आ रही होती है, तभी वहाँ पर वो नान जियान पर ही गिर जाती है। वो उसे कहता है कि वो उसके पीछे में क्यों पड़ी हुई है। रूई ये कहकर जाने लग जाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी नान जियान उसे रोकता है क्योंकि उसने उसके गले में एक पेंडेंट को देख लिया था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तभी रूई पीछे मुड़कर उसे पंच मार देती है, जिसकी वजह से कि उसे स्कूल पूल को एक हफ्ते तक साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। वो सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने पर वो नान जियान था और फिर वो उसके पास में जाती है, लेकिन दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। और हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि नान जियान ने बहुत पहले एक लड़की को एक वेल वाला पेंडेंट दिया था, जैसा कि अभी रूई के पास में है, इसलिए वो उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे पूल से निकालकर वो अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए जाती है और नान जियान पीछे से आकर उसे टॉवल देकर कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम रूई के दोस्त को उससे माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाया था। फिर वो उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि नान जियान उसकी मदद कर रहा था, शायद वो उसे पसंद करने लगा हो। लेकिन रूई ये कहकर मैसेज करना बंद कर देती है कि इसमें उसकी खुद की गलती है, वो उसकी मदद नहीं कर रहा था। और फिर वो एक मेमोरी को याद करती है जो कि नान जियान की थी और हम समझ पाते हैं कि वो बचपन में दोनों एक दूसरे को जानते थे। अगले दिन क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि नान जियान क्लास इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसके लिए कि टीचर ने उसे बहुत ही ज़्यादा मनाया था। और दूसरी रूई है जो कि वहाँ पर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं पाती। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्लास में वो सो रही होती है। तभी उसे सपना आता है कि नान जियान उसके पास में आ रहा है, लेकिन वो सच में उसके पास में आ रहा था और उसके फॉरहेड पर एक चोट के निशान को देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन जब रूई को ये रियलाइज़ होता है कि नान जियान सच में उसके सामने है, तो वो उठकर वहाँ से भाग जाती है। फिर कैफ़े में वो मिस्टर ली से मिलती है और कुछ बातें करती है। फिर उन्हें अपना नंबर बताकर वहाँ से चली जाती है, जो कि पीछे खड़ा नान जियान भी देख रहा होता है और वो भी नोट कर लेता है। घर पहुँचने पर उसके भाई उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर चली जाती है। अंदर उसके टीचर बैठे थे जो कि उसकी मॉम को उसके इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव बनने की बात बता रहे होते हैं। उनके जाने के बाद में मॉम उसे अब्रॉड भेजने की बात कहती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रूई तो साफ साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से दोनों में शर्त लगती है कि आगे रूई नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर 90% से ज़्यादा ले आई तो वो उसे नहीं भेजेंगी। रूम में उसे कोई भी मिस्टर एक्स मैसेज कर रहा होता है। उसे लगता है कि ये मिस्टर ली हैं क्योंकि उसने उन्हें ही अपना नंबर दिया था
और वो बात करने लग जाती है। अगले दिन वो क्लास में पढ़ रही होती है, जिससे कि उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम कैसे पढ़ सकती हो, जिस पर कि वो पूरी कहानी बताती है। फिर लंच के दौरान में नान जियान का एक ऑकवर्ड सा इंट्रोडक्शन होता है ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड यांग से, और वो बातें करते हैं कि नान जियान का टेस्ट इतना बुरा नहीं होगा। रूई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसे खाना खाने दें। सीन चेंज होता है और क्लास में टीचर रूई को खड़ा कर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से पढ़ रही है, उसे आगे कंटिन्यू करो। अब रूई को तो पता ही नहीं था, इसलिए उसकी हेल्प वहाँ पर नानजियान करता है। पढ़ने के बाद में रूई कहती है कि वो कैसे पढ़ेगी, ये देख कर के उसकी आंखों में दर्द होता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि अब वो क्या कर सकती है, इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन तो है नहीं। टाइम रात के वक्त का आता है और हम देखते हैं कि नानजियान अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा होता है। लिटिल वेल, तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। और बाद में रूई जब क्लास में आती है तो क्लास में कोई भी नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई करने का डिसाइड करती है। वो अपनी डेस्क का ड्रॉअर खोलती है और उसमें से कुछ नोट्स निकाल लेती है और उसे नोटबुक भी मिलती है और वो वहाँ पर पढ़ने लग जाती है। थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे गले मिलकर कहते हैं कि अब तो वो ज़रूर 90% से ज़्यादा मार्क्स ले ही आएगी। और फिर वो उन्हें नोट्स के बारे में भी बताती है। उसका दूसरा दोस्त चबी कहता है कि शायद उसका कोई वेल विशर होगा जिसने कि उसके लिए ये सारे नोट्स यहाँ पर रख दिए हैं। तभी क्लास में टीचर लुई आकर रूई से कॉपीज़ उन्हें देने के लिए कहती है और फिर वो उनसे 2 मिनट का कहकर सारे लोगों से उसकी कॉपीज़ को कलेक्ट करने लग जाती है। और जब वो नान जियान की हैंडराइटिंग देखती है तो उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है कि उसकी हैंडराइटिंग वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद में तीनों दोस्त सोचते हैं कि उन्हें पता करना चाहिए कि आखिर रूई का ये सीक्रेट केयर कौन कर रहा है। और हम एक ब्लिंक में देखते हैं कि रूई की टेबल में वो नोटबुक रखने वाला कोई और नहीं बल्कि नान जियान ही था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रूई को नोट्स मिलते रह जाते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ती है। फाइनली एग्ज़ाम के दिन में जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो वहाँ पर रूई उनसे कहती है कि ज़रूर अब वो 90% से ज़्यादा मार्क्स ले ही आएगी। क्लास में जब वो बैठी थी तो उसके आगे वाले डेस्क पे नान जियान भी बैठने पर वो उसे याद दिलाती है कि ये उसकी सीट नहीं है, लेकिन नान जियान उसे बताता है कि ये तो उसकी ही सीट है। अब एग्ज़ाम होने के बाद में रूई ध्यान देती है कि वो इरेज़र भूल गई थी, इसलिए वो नान जियान से मांगती है और फिर वो उसे दे भी देता है। टाइम स्किप होता है और एग्ज़ाम शीट वापस देने के बाद में रूई को याद आता है कि वो अपना नाम लिखना तो भूल ही गई। फिर वो नान जियान को उसका इरेज़र वापस करने के लिए जाती है, जहाँ की यांग आ जाती है और वो नान जियान को उसके कपड़े वापस कर रही होती है और फिर वो उसे क्लास चेंज करने की बात करती है, लेकिन नान जियान उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद में वहाँ एक सीनियर लड़का आ जाता है जो कि खुद को यांग का वीएफ बताता है और फिर नान जियान को यांग से दूर रहने के लिए कहता है। बीच में रूई आकर उसे कहती है कि पहले वो यांग से जाकर पूछे कि उसकी वो जीएफ है भी या फिर नहीं। उसके जाने के बाद में वो नोटिस करती है कि नान जियान की तबीयत ख़राब हो गई है। वापस घर जाते वक्त टीचर रूई से पूछते हैं कि एक सवाल सिलेबस से बाहर आया था, क्या उसने उसका जवाब दिया था, लेकिन रूई इस बारे में श्योर नहीं थी। घर पर रूई उन नोट्स को कॉपी में से आंसर को मिलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है जिन्हें कि लग रहा था कि शायद टीचर लुई ही वो इंसान है जिसने कि रूई के लिए नोट्स वहाँ पर रखे थे। अगले दिन स्कूल में बहुत सोचने के बाद में वो टीचर लुई के पास में जाती है उन्हें थैंक यू कहने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर कैफ़े में बैठे बैठे उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे मैसेज मिस्टर ली नहीं कर रहे थे बल्कि कोई और ही कर रहा था। उसका नंबर तो उनके पास सेव भी नहीं है और बातों बातों में वो कह देते हैं कि शायद वो नान जियान है। और इसी बीच रूई को भी पता चल जाता है कि नान जियान को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और ये सुनकर रूई रियलाइज़ करती है कि इसी वजह से उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई थी। वो नान जियान को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाती है। टाइम स्किप होता है और शाम के वक्त में वो उसका इंतज़ार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो उसे झूठ बोलने की वजह पूछती है कि आखिर क्यों उसने उसके टेबल से वो सारे बॉक्सेस लिए। नान जियान उसे कहता है कि वो सारे नीचे गिर गए थे, उसने रूई के वेल वाले पेंडेंट का आधा हिस्सा भी था। और बस यहीं रूई भी समझ जाती है कि नान जियान कौन है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद में दोनों बातें करने लग जाते हैं कि कैसी उनकी लाइफ उन्हें एक दूसरे से अलग कर देने के बाद में भी इतनी ज़्यादा बदल गई है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद में रूई उसे कहती है कि उसे स्कूल में प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे अच्छे से धुलाई करेगी। जवाब में नान जियान हंसते हुए कहता है कि वो बचपन से ही ऐसा करती है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट। जिसके जवाब में रूई कहती है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। अब अगले दिन स्कूल में जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो उसे पूछने पर कि उसकी मीटिंग कैसी रही नान जियान के साथ में, इसके जवाब में रूई कहती है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद में रिटर्निंग के वक्त में रूई फिर से उनके पास से गायब हो जाती है और उसके दोस्त सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई। फिर वो उसे मिस्टर ली के कैफ़े में नान जियान के साथ में देखते हैं और फिर वो उसे सवाल करने लग जाते हैं ये सब कुछ कब से चल रहा था।
रूही जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो और नानजियान बचपन के दोस्त हैं और यही वजह है कि वो उसके साथ में थी। इसके बाद में चौबे भी उसे सवाल करता है कि कैसे अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान पाई। यह सुनकर रूही जवाब देती है कि बचपन में नानजियान की हाइट बहुत ही कम थी, लेकिन अब तो वो उससे भी ज़्यादा लंबा हो गया है। टाइम स्किप होता है और फिर चौबे वापस जा रहा था, लेकिन वो अपने साथ में चल रही अपने दोस्त से कहता है कि रूही बदल गई है। वो बातें छिपाने लगी है, जैसे उसने ये नहीं बताया कि नानजियान उसका बचपन का दोस्त है। सीन रूही पर शिफ्ट होता है, जो कि घर जाती है और उसकी मॉम वहाँ पर आई हुई थी, जो कि उसे कहती है कि उन्होंने टीचर लुई से बात की है और अब उसे ट्यूशन में नानजियान देगा। जो सुनकर रूही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रूम में जाकर नानजियान को टेक्स्ट करती है कि वो कितनी खुश है। नानजियान मजाक में कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और रूही उसे कहती है कि वो किसी से भी नहीं डरती है। अगली सुबह टीचर लुई नानजियान और रूही को क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक बोर्ड तैयार करने के लिए कहते हैं। इसलिए रूही नानजियान को लिखने को कहती है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और वो चबी को कहती है कि वो मिस्टर ली को कह दे कि आज वो कैफ़े में नहीं जाएगी कॉफ़ी सीखने के लिए, लेकिन चब भी ध्यान नहीं देता। इसलिए शू उसे कहती है कि वो कह देगी, लेकिन कैफ़े में भी चबी रूही से नाराज़ था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम नानजियान के साथ में बिता रही होती है। मिस्टर ली भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले दिन चबी और शू रूही का वेट कर रहे होते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन वो नानजियान के साथ में घर चली जाती है ट्यूशन के लिए। चबी को जब ये पता चलता है तो उसे रूही बताती है, उसे माफ़ी भी मांगती है कि वो इस सारी चीज़ों को भूल गई थी। लेकिन चबी तो शू के साथ में नानजियान का घर ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि वो बदल गई है। रूही शॉक हो जाती है, लेकिन उसे चबी की बातें अजीब लगती है। इतना कहकर चबी वहाँ से चला जाता है और फिर शू उसके पीछे में चली जाती है। नानजियान और रूही दोबारा मिलने का कहकर रूही नानजियान से कंफ्यूज होकर वहाँ पर कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। चबी ऐसे बिहेव कर रहा है और हम देखते हैं कि चबी का बास्केटबॉल मैच था ली डान के साथ में, लेकिन बीच में शू आ जाती है, जैसे कि उसे बॉल लग जाती है। और चबी गुस्सा करते हुए कहता है कि ली डान को शू से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन ली डान उसकी बात को नहीं सुनता और उल्टा शू को ब्लेम करने लग जाता है, जिसकी गलती थी कि वो बीच में आ गई। इस बात पर चबी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ली डान से माफ़ी मांगने को कहता है। इतने में ही वहाँ पर कोच भी आ जाते हैं, जो कि ली डान को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो और भी ज़्यादा रूडली वहाँ पर माफ़ी मांगता है। और टाइम स्किप होता है, शू और चबी वापस जा रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें ली डान मिल जाता है, जो कि चबी से कहता है कि इन सब से कुछ भी नहीं होता और वो बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छा खेलता है। लेकिन चबी बहुत ही ज़्यादा सैसी अंदाज में उसे जवाब देते हुए कहता है कि कोच को ऐसा नहीं लगता। उसका ये एटीट्यूड देखकर ली डान को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर देता है और चबी भी मान जाता है। टाइम स्किप होता है और रात के वक्त में रूही अपने शू और चबी के कॉमन चैट रूम में उससे बात करने लग जाती है। वो कह रही होती है कि क्यों वो उससे नाराज़ था, लेकिन शू बताती है कि शायद चबी टेंस था, क्योंकि अगले दिन उसका मैच है ली डान के साथ में बास्केटबॉल का। रूही को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो चबी को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वही मैच जीतेगा और वो बहुत ही अच्छा खेलेगा। अगले दिन सुबह क्लास में भी रूही चबी को मोटिवेट कर रही होती है। फिर सारी क्लास डिसाइड करती है कि वो सभी चबी को चीयर करने के लिए जाएंगे। बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों की तरफ से लोग चीयर करने के लिए आए हुए थे और रूही चबी से कहती है कि उसे ही मैच जीतना है। मैच शुरू होता है, लेकिन चबी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता और शायद उसके हारने के भी चांसेस बन रहे थे। वो एक फ्लैशबैक में याद करता है कि कैसे वो बचपन में मोटा होने के कारण में अभी स्पोर्ट्स में गया और फिर वो वहाँ पर कैसे हार जाया करता था। तभी हम देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट में नानजियान आता है और फिर वो उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी से भी क्लास में, इवेंट में, कहीं भी किसी से ना बात करता और ना ही कहीं पे जाता था। हम देखते हैं कि वो मैच को एनालाइज करके कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि चबी उसे कुछ डिसाइड करने के लिए कह रहा होता है। थोड़ी देर में नानजियान ने जो भी ड्रॉ किया था वो रूही से चबी को भिजवाता है। चबी के ये पूछने पर कि वो इस मैच में जीतेगा, नानजियान हाँ कहता है, इसलिए चबी उस ड्राइंग के हिसाब से खेलता है और सरप्राइजिंगली वो जीत भी जाता है। सारे बच्चे से खुश थे। इसके बाद में ली डान के पास में जाकर वो उसे कहता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखे। जो सुनकर ली डान कहता है कि कैसा प्रॉमिस, और जवाब में चबी उसे कहता है कि वो इतना बुद्धू तो नहीं है कि उसे शू से माफ़ी मांगनी है, ये भी याद ना हो। ली डान ये नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन सभी बच्चे उसे फोर्स करते हैं तो उसे जाकर माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। इन सब के बाद में नानजियान क्लास में चला जाता है और उसके पीछे पीछे रूही भी। वहीं पर चबी ली डान से कहता है कि आज के बाद में वो हार गया तो वो याद रखे, किसी को भी दोबारा ऐसे बॉल से मारे ना। वहीं पर नानजियान और रूही अभी भी ग्राउंड में ही थे। इतने देर में यहाँ पर चबी भी आ जाता है, जो कि उसे अपना बड़ा भाई एड्रेस करते हुए कहता है
और फिर वो कहता है कि क्या आज वो उसे ट्रीट देना चाहते हैं, लेकिन रूही वहाँ पर ये कहकर चली जाती है कि उसे अभी कुछ भी नहीं खाना। इसके बाद में वो दोनों उसके घर पर जाते हैं, जहाँ कि नानजियान वो उसके अंदर के सामान को देखकर उसे ज़िद करने लग जाती है और उससे मांगने लगती है। नानजियान उसे कहता है इसके बदले में वो उसे देगी क्या। वहीं दूसरी तरफ चबी शू के साथ में वहाँ पर नानजियान की बातें किए जा रहा होता है कि वो कितना अच्छा है, उसके पास में हर सवाल का जवाब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले दिन सभी को पता चल जाता है कि नानजियान ने साइंस टेस्ट में टॉप किया है। वहीं रूही जब स्टाफ रूम जाती है तब टीचर उसे कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म की है और यहीं पर बस ऐसे ही मेहनत करती रहे। बाहर आते वक्त वो उसे दूसरे टीचर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ कि नानजियान को सेक्शन बी यानी कि साइंस सेक्शन में जाने को कहा जाता है। वहीं पर जाकर नानजियान को बताती है कि टीचर उसे बुला रही हैं। क्लास में वो देखती है कि चबी अपनी सीट नानजियान के पास में खिसका रहा होता है और फिर वो उसे वार्न करती है क्योंकि नानजियान उसके अलावा किसी से भी बात नहीं करता है। वही स्टाफ रूम में भी टीचर नानजियान को साइंस सेक्शन में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे आर्ट्स में ही रहना है। टीचर के वजह पूछने पर वो उनसे कहता है कि दोस्त इसी क्लास में है, इसी वजह से टीचर भी उसे कुछ भी नहीं कहते। वहीं क्लास में चबी के पूछने पर कि क्या वो साइंस सेक्शन में जा रहा है, नानजियान कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं पर रूही उसे कहती है कि वो जाएगा ही, वो तो टॉप स्टूडेंट है ना। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर बहुत सारी लड़कियां नानजियान से मिलने के लिए आ जाती है और रूही और चबी उसे किसी तरह से वहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं। टाइम स्किप होता है और नानजियान अभी भी आर्ट क्लास में रहने का डिसीजन ले रहा होता है, इसलिए वो आर्ट्स के बारे में पढ़ने लग जाता है। और सीन अगले दिन रो पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ की नानजियान को भी बुक चाहिए थी, लेकिन वो लाइब्रेरी में नहीं थी, इसलिए उसे इंचार्ज कहती है कि जब वो बुक आएगी तो वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। वहाँ पर यांग भी आ जाती है और वो उस बुक का नाम सुन लेती है। फिर वो नानजियान से कहती है कि उसे कुछ दिनों पहले ही उनके साइंस में टॉप करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन नानजियान उसका कोई भी जवाब नहीं देता और यांग की दोस्त यांग को खुश करने के लिए कहती है कि वो दोनों सबके लिए और सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करेंगे साथ में, लेकिन नानजियान वहाँ से चला जाता है। वो कुछ परेशान था, तभी वहाँ पर चबी जाकर उसे कहता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो रेडी है, लेकिन नानजियान मना कर देता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि रिसेप्शन मेल के इंचार्ज उसके अंकल हैं तो वो उनकी हेल्प मांगता है। चबी रिसेप्शन वाले अपने अंकल को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर नानजियान कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे ढूंढ पाने से पहले ही वहाँ पर उसके अंकल आने लग जाते हैं, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। चबी उसके पास में जाकर बैठता है और फिर वो कुछ और ट्राई करने का सोचते हैं, क्योंकि दिन में 2-3 बार ऐसा होता है अंकल वहाँ नहीं होते और नानजियान वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ रूही दोनों को क्लास में ना देकर शू के साथ में उन्हें ढूंढने के लिए रास्ते में जाने लग जाती है, जहाँ की उसे यांग मिलती है। वो उसे नानजियान को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रूही जवाब देती है कि वो क्लास में नहीं है। तभी वहाँ पर बेल बज जाती है, इसलिए वो रूही को एक बुक देखकर उसे कहती है कि ये बुक नानजियान को दे देना। क्लास में वो बुक जब रूही उसे देती है तो उसमें एक लव लेटर निकलता है, लेकिन चबी इस बात को इतना तेज़ बोलता है कि टीचर भी उसे सुन लेते हैं और फिर वो नानजियान और रूही से सवाल करते हैं जिनका जवाब उन दोनों में से किसी के भी पास नहीं होता, इसलिए वो उन्हें बाहर भेज देते हैं। रूही उससे कहती है कि उसने ये नहीं किया और उसके साथ देते हुए नानजियान कहता है कि ये हैंडराइटिंग रूही की नहीं है। टीचर को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो चले जाते हैं। उसके बाद में दोनों के जाने के बाद में नानजियान रूही से कहता है कि उसने मना किया था ना ऐसा कुछ लेने से। रूही इनोसेंटली उसे कहती है कि उसे कैसे पता होगा कि बुक में लव लेटर है। तभी शू उसे मिस्टर ली के कैफ़े ले जाने के लिए आ जाती है, जहाँ की वो तीनों चबी नानजियान से बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं। शू वहाँ पर बताती है कि दोनों किसी काम से वहाँ पर गए हुए हैं। वहीं पर इन दोनों ने सक्सेसफुली उस डॉक्यूमेंट वाले एनवेलप को निकाल लिया था जो कि नानजियान को चाहिए था। चबी वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो को एक्सेप्टेंस लेटर था और वो कहता है कि उसे मालूम था कि नानजियान ऑलराउंडर है। नानजियान उसे इस बात को रूही से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रूही और शू के वापस आते वक्त उन्हें ली डान मिल जाता है, जो कि फिर से नानजियान को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा था। रूही को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि क्या वो उन्हें कभी भी परेशान करना बंद करेगा और अगर उसे कोई लड़ाई करनी है तो फिर वो उससे करे। इस बात पर ली डान पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर एग्री हो जाता है। जब नानजियान ये बात जानता है तो वो वापस आकर सुनता है तो उसे रूही की चिंता होने लग जाती है और फिर वो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए वहाँ पर दौड़ने लग जाता है। जब भी उसे रोक रहा था लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन जब वो रूही के पास में पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। ली डान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। शू एक्सप्लेन करती है कि असल में उसका कंपटीशन गेम चल रहा है और जो हारता है उसे पूरी बॉटल पानी की पीनी थी और ली डान इतना हार चुका था कि वो पानी पी पी कर उसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाती है। जब भी बताता है कि रूही किसी से भी नहीं डरती और वो उनकी लीडर है। लड़ाई को देखकर वहाँ पर कोच आ जाता है जो कि ली डान को पुशअप्स करने के लिए कहने लग जाता है,
लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और शू से बताती है कि कोच उसकी बड़ी बॉस है और फिर रूही छोटी। फिर वहाँ पर बैक स्टोरी से पता चलता है कि पानी पीते पीते ली डान ने एक बॉटल गिराकर तोड़ दिया था, इसलिए उसे पुशअप्स करने थे क्योंकि कोच ने उसे ऐसा करते हुए कैफ़े वाले मिस्टर ली से बुरी तरह से बात करते हुए भी देख लिया था। जब ये एक्साइटेड होकर बीच में बोलने लग जाता है, लेकिन कोच से सवाल करने पर कि वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस में क्यों नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाता और फिर उसे भी कोच 100 पुशअप्स करने की पनिशमेंट दे देते हैं। और जबी की भी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो शू और रूही दोनों से ही उसे घर छोड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दोनों वहाँ पर बहाना करने लग जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट में शू को उसे वहाँ से लेकर जाना पड़ जाता है। उसे जाने से पहले चबी रूही के कान में बता देता है कि नानजियान सेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि नानजियान और रूही डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ की रूही नानजियान को एक नए डिश को ट्राई करवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिसेज लिन आ जाती है, जो कि नानजियान से रूही के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो उसकी फ्रेंड है। उनके जाने के बाद में हमें पता चलता है कि वो यांग की फ्रेंड की मॉम है। वहीं रूही उसे कहती है कि यांग की फ्रेंड की मॉम भी उसे जानने लग गई है, उसकी अच्छी दोस्त हो गई हैं यांग से। लेकिन नानजियान साफ साफ कह देता है कि उसे बस एक दोस्त है और वो कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। और हम देखते हैं कि क्लास में टीचर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी टीम के लिए सिलेक्शन होगा, इसलिए वो सभी अपनी पसंद की गेम्स में अपना अपना नाम लिखवा लें। ये सुनकर सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चबी खुशी से कहता है कि ये तो ऑनर की बात है। और फिर वो सबके सामने में खड़ा होकर कहता है कि जिसे भी बास्केटबॉल में नाम लिखवाना है वो लोग उसे अपने नाम दे सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आज चबी जब अपनी क्लास में वापस जा रहा होता है तो उससे कुछ लड़कियां वहाँ पर रोक कर नानजियान के लिए गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन वो वहाँ पर सारे लोगों को मना कर देता है, पर लास्ट में स्नैक्स देने पर मान जाता है। फिर वो सारे गिफ्ट्स नानजियान को ला कर देता है, जहाँ की नानजियान उसे कहता है कि उसने मना किया था ना कि ये सारी चीज़ें उसे ना दिया करे। जो सुनकर चबी उसे कहता है कि इन लड़कियों का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। नानजियान खिड़की पर खड़ी उन सारी लड़कियों को देखता है। फिर हाफ टाइम जब स्किप होता है तो नानजियान बाहर आ जाता है, तो उसे रास्ते में यांग मिल जाती है, जो कि उसे कहती है कि हर साल उनके स्कूल से 2 बच्चों को मैथ कंपटीशन के लिए भेजा जाता है, इसलिए वो उसके साथ में जाए। लेकिन नानजियान इस बात से साफ साफ मना कर देता है और फिर वो अपने पास से पैसे निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि उसके बुक के लिए पैसे हैं, जो कि उसने उसे दिया था। यांग इस बात से थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से ये कहकर लेकर चली जाती है कि बस हो गया और अपनी बेइज्जती मत करवा। वहीं से रूही भी ये सारी चीज़ें देख लेती है और फिर वो नानजियान से कहती है कि आज उसने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि अगर उसे बुक नहीं चाहिए था तो वो सीधे सीधे उसे वापस कर सकता था ना। वहीं दूसरी तरफ हम यांग की दोस्त को देखते हैं, जो कि उसे बता रही होती है कि नानजियान को कोई मेंटल इशू है और उसकी मॉम का वो पेशेंट है। ये बात ली रान भी सुन लेता है और उसके साथ में जो कुछ बच्चे होते हैं वो भी सुन लेते हैं और वो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैला देते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में भी ली डान इस बात को कहकर नानजियान को परेशान करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर उसे बहुत परेशान करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूही भी बीच में आकर उसे अच्छे से पंच करती है और फिर वो नानजियान को साइड में लेकर जाती है। नानजियान की आंखों में आंसू लिए उसे कहता है कि ये सब कुछ सही है। वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है। रूही उसे कैजुअली कहती है कि ये तो हर किसी के लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में परेशानी तो है और वो उसे शेयर नहीं कर सकता। और वो एक बात हमेशा याद रखे, चबी, शू और वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्हें इन लोगों से कुछ भी शेयर करना है तो वो कर सकता है। वहीं स्कूल में बच्चे ये बातें कर रहे होते कि नानजियान पागल है और वो साइकेट्रिस्ट के पास में भी जाता है। लेकिन फिर वो उससे कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो वो इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ही होता। तभी क्लास में रूही नानजियान का हाथ पकड़कर वहाँ उसे लेकर आती है और सभी को अपनी अपनी जगह बैठने के लिए कहती है। अभी वहाँ पर नानजियान को मोटिवेट कर रही होती है, तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आती है। वो सारे लोग नानजियान को पागल कह रहे होते हैं क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट से मिलता है, इसलिए रूही उसके कानों में हेडफोन्स लगा देती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि उसे ये सारी आवाज़ें बिल्कुल भी सुनाई ना दे। वो उसमें रिकॉर्ड की इंग्लिश असाइनमेंट और वो उसी को सुन रहा होता है। फिर वो दोनों उसे गलती निकालने में बिजी हो जाते हैं। टीचर जब क्लास में आते हैं तो उन्हें भी इन सारे रूमर्स के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उन सारे लोगों को समझाते हैं। वहाँ पर रूही भी कुछ पोएम्स की लाइन उन्हें बताती है, लेकिन अभी भी बच्चे बातें कर ही रहे होते हैं। फाइनली नानजियान का भी अब सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि ये सब कुछ उसे बचपन से ही था, लेकिन अब वो ठीक है, स्कूल आ रहा है और वो दोस्त बनाना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। टीचर भी क्लास में कहते कि वो नानजियान के कुछ कहने का ही वेट कर रहे थे। टाइम स्किप होता है। रूही टीचर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ कि उसे पता चलता है कि यांग की दोस्त मिंजी की मदर, जो नानजियान की साइकेट्रिस्ट है, उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। रूही के पूछने पर कि नानजियान की मदर नहीं आएंगी, तो ये कहकर वो मना कर देता है कि नानजियान ये नहीं चाहता।
अगले सीन में मिंजी को स्कूल ऑफिस में डांट पड़ रही होती है और फिर उसकी मॉम रूई, चबी और शू से बातें कर रही होती है, जहाँ कि उन्हें नानजियान में आए इन सारे चेंजेस के बारे में पता चलता है। वो रूई से कहती है कि बचपन में भी रूई ने ही इन सिचुएशंस में नानजियान का साथ दिया था और अब भी उसे ऐसा ही करना होगा क्योंकि वो ही नानजियान को ठीक कर सकती है। टाइम स्किप होता है और टीचर सभी बच्चों को क्लास में स्पोर्ट्स का फॉर्म फिल करने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि आज लास्ट दिन था। नानजियान चबी से कहता है कि उसे अपना फॉर्म खो दिया है, जिस पर कि चबी जवाब देता है कि अगर उसने ऐसा किया अभी तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर नानजियान कहता है कि वो तो बस पूछ रहा था। फिर वो रूई से पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिसका भी जवाब चबी देता है कि वो तो शॉट पुट लेगी, वो इसमें पिछले साल से चैंपियन है। जिससे कि रूई गुस्सा होकर कहती है कि वो तो कुछ सही बोलेगा नहीं और उसे भी कुछ बोलने के लिए नहीं देगा। टाइम स्किप होता है और हम लड़कों को देखते हैं जो कि रूई के क्लास के फॉर्म्स को निकाल कर उसमें से नानजियान का भी पार्टिसिपेशन फॉर्म रख देते हैं। फाइनली गेम का दिन आ जाता है। रूई बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, इसलिए जब भी वहाँ पर उसका हौसला बढ़ाता है, नानजियान भी वहाँ पर खड़ा था। वो कह रहा होता है कि वो तो बस यहाँ पर मार्क ही कर रहा है। फिर वो देखता है कि नानजियान ने जैसे कैलकुलेशन से उसकी मदद की थी, वो सभी क्लासमेट्स की मदद कर रहा था। फाइनली रूई की टर्न आ जाती है। वो नर्वस थी लेकिन अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसकी कमर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए उसे नर्स रूम में लेकर जाया जाता है। और जैसे ये बात नानजियान को पता चलती है तो वो भी भागते हुए उसके पास में पहुंच जाता है उसका ध्यान रखने के लिए और उसे एक एप्पल भी खाने के लिए देता है। लेकिन तभी वहाँ पर घबराया हुआ चबी आकर कहता है कि किसी ने 100 मीटर रिले रेस में नानजियान का नाम भी दे दिया है और यही प्रॉब्लम है क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो सभी कोच से ये बात बताते लेकिन कोच भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी परेशान हो जाते हैं। अब नानजियान कहता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। रूई उससे वहाँ पर श्योर होने के लिए कहती है। वो उसे पूछती है कि वो कर सकता है क्या, वो श्योर है वो करना चाहेगा, जिस पर कि वो हाँ में जवाब देता है और फिर वो रेस के लिए चला जाता है। फाइनली उसके भागने का टाइम आता है। पहले तो वो बहुत ही धीरे धीरे दौड़ रहा होता है, लेकिन जब वो फिनिश लाइन पर रूई को अपने लिए चीयर करते देखता है तो वो बहुत ही तेज़ भागता है और फर्स्ट भी आ जाता है। सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि नानजियान की वजह से उसकी क्लास फर्स्ट आई। सीन ली डान पर शिफ्ट होता है, जहाँ की वो बातें कर रहा होता है कि उसने ही नानजियान का फॉर्म रखा था लेकिन वो तो जीत गया। ये बात कोच भी सुन लेती है और फिर वो ली डान से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और ली डान को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। फाइनली क्लास में प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता है और सभी नानजियान के लिए चीयर कर रहे होते हैं। नानजियान इन सब से स्माइल करने लग जाता है और रूई को थैंक्स करते हुए कहता है कि थैंक यू उसकी डेस्टिनी बनने के लिए। फिर सीन कैफ़े पर शिफ्ट होता है, जहाँ की कैफ़े वाले मिस्टर ली क्लास टीचर और कोच बैठे हुए थे और वहीं पर लिन भी आकर काम कर रहा था और वो समझ जाता है कि मिस्टर ली कोच को पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर तीनों की पलटन आ जाती है, जो कि खुश थे अपनी जीत के लिए। लेकिन वहाँ पर क्लास टीचर स्टिकी नोट में अपनी बुराई देखकर वहाँ पर कहने लग जाते कि ये सब कुछ कारनामा तो रूई का ही है। वो डर जाती है और वो कहती है कि ये तो बस डेयर था, लेकिन टीचर उसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसे आज नानजियान की हेल्प करने की वजह से छोड़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद लिन और बाकी के सारे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे लोग बातें करते हैं और क्लियर करते हैं। वो सारे लोग अब दोस्त बन चुके थे, जहाँ की वो कन्फेस भी करता है कि नानजियान बस उसके और यांग के बीच में ना आए और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइम स्किप होता है, जहाँ की रूई को नानजियान अपना मेडल देता है और फिर वो उसे थैंक्स भी कहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। रूई घर जाकर अपने ग्रैंडपा को मेडल दिखाते हुए कहती है कि उनकी क्लास फर्स्ट आई है, लेकिन वो उससे ये पूछते हैं कि ये चबी का है, तो वो नहीं कहती है और फिर वो उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर उससे कहते हैं कि कहीं ये लड़का उसका बीएफ तो नहीं है। जिसे सुनकर रूई उन्हें मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर नानजियान को मेडल की पिक्चर भेजकर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने ये उसे दिया और फिर नानजियान भी उसे अपनी डेस्टिनी बनने के लिए थैंक्स कहता है और फिर फ़ोन रखकर आसमान की ओर देख खुद से कहता है कि लिटिल वेल, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी डेस्टिनी नहीं बन सकती। इधर हम देखते हैं कि रूई की क्लास में टीचर उसे कह रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और क्लास को फर्स्ट प्राइज़ दिलाया है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी अपने आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। सभी बच्चे इस पर हाँ कहते हैं और फिर टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और फिर हम चबी और शू को देखते हैं, जो कि मिस्टर ली के कैफ़े में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन चबी का ध्यान तो बस इस बात पर था कि रूई और नानजियान साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। चबी कहता है कि वो दोनों ज़रूरी डेट कर रहे हैं और उन्हें चलकर देखना चाहिए, लेकिन शू इसके लिए नहीं मानती और फिर वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है। इसी बीच चबी के क्लोज आने पर वो ब्लश करने लग जाती है और उसका चेहरा रेड हो जाता है, जो देखकर चबी उसे चेक करते हुए फिर से कहने लग जाता है कि उसे क्या हुआ और फिर शू फिर से उसके टच से ब्लश करने लग जाती है। फिर चबी अचानक से कहीं पर चला जाता है
और फिर जब वो आता है तो उसके हाथों में आइसक्रीम थी। वो शू को दे ही रहा होता है कि पीछे से मिस्टर ली कहते हैं कि उनके कैफ़े में बाहर की चीज़ें लाना अलाउड नहीं है। चबी उन्हें समझाने लग जाता है, लेकिन इसी बीच आइसक्रीम शू के चेहरे पर ही लग जाती है और वो सारी आइसक्रीम को चबी के सर पर ही मार देती है। इसके बाद आने वाले कई सीन में हम चबी, शू, रुई और नान जियान को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मेहनत करते हुए देखते हैं। वो सभी साथ में बहुत ही मेहनत करते हैं और फिर फाइनली एग्ज़ाम का लास्ट दिन भी आ जाता है और सभी फाइनल पेपर देकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। चबी के पूछने पर कि रुई ने कितने क्वेश्चंस को छोड़ा है, वो जवाब देती है कि उसने एक भी नहीं छोड़ा है। उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी और वो सभी खुश थे कि उनकी छुट्टियां भी अभी शुरू होने वाली थी। लेकिन शायद उनके क्लास टीचर को तो ये मंजूर ही नहीं था, क्योंकि वो उन्हें इतना सारा होमवर्क दे देते हैं करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नान जियान मिस्टर ली के कैफ़े से बाहर रुई का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। उसे चबी और शू वहीं पर छिपकर देख रहे होते हैं, जिसमें कि चबी डिटेक्टिव बना हुआ था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि रुई और नानजियान डेट कर रहे हैं या फिर नहीं। वहीं हम रुई को अपनी मॉम के साथ में घर में देखते हैं, जहाँ कि वो उनसे एक कॉफ़ी मशीन की डिमांड करती है। उसकी मॉम उसे एग्ज़ाम में 430 मार्क्स लाने के लिए कहती हैं, जिस पर कि वो कुछ कम करने की रिक्वेस्ट करती है। तो फिर उसकी मॉम उसे अपने भाई की आर्ट में मदद करने के लिए कहती है, जिससे कि उसके मार्क्स 400 आए थे और अगर वो ऐसा करती है तो फिर वो मान जाएंगी। तो रुई तुरंत ही राज़ी हो जाती है और थोड़ी देर में नान जियान भी रुई के घर पर आ जाता है, क्योंकि वो कैफ़े नहीं आई थी। इसलिए चबी और शू भी ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर से यही लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि रुई ने नान जियान को हक किया था। लेकिन असल बात तो ये थी कि रुई के भाई ने उसे धक्का दे दिया था और थोड़ी देर में ही रुई के भाई उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। इसलिए वो दोनों अपने ओरिजिनल प्लान को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं, जिनका पीछा चबी और शू दोनों करने लग जाते हैं। और चबी कहता है कि दोनों ने डेट करने के लिए ऐसी जगह क्यों चूज़ की। रास्ते में नान जियान कुछ कलेक्ट कर रहा होता है और वो रुई और उसके भाई से थोड़ा आगे जाकर उन्हें आवाज़ लगाता है। वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन था। रुई उसे देखकर अपने भाई से कहती है कि वो इस जगह से इंस्पिरेशन लेकर अपनी पेंटिंग को बना सकता है और फिर वो नान जियान के पास में चली जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर सो जाते हैं और रुई का भाई सीनरी की जगह में उन दोनों की पेंटिंग बनाने लग जाता है। वही सीन चबी और शू पर शिफ्ट होता है, जहाँ के वो दोनों खो चुके थे और ना ही उनके पास में पानी था। सीन वापस से रुई पर शिफ्ट होता है, जैसे कि शू का कॉल आता है। वो उसे अपनी कंडीशन बताती है और फिर वो उसे किसी टेम्पल के अबांडन से हिस्से में बुलाती है। रुई और नान जियान किसी तरह से दोनों के करीब पहुँच, जहाँ की रुई शू से तो प्यार से पूछती है, लेकिन चबी की कान खींचती है। टाइम स्किप होता है और रात के वक्त में रुई अपने भाई को कंधे पर लेकर जा रही होती है, क्योंकि वो सो गया था और नान जियान से कहती है कि उन्हें चबी की फैलाई गई डेटिंग रूमर्स को क्लियर करना होगा। घर में जाकर रुई को पता चलता है कि उसका भाई ड्रामा कर रहा था और वो फिर उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग से ब्लैकमेल करने लग जाता है। सीन अगले सुबह चबी पर शिफ्ट होता है, जहाँ कि वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है और शू आकर उसका होमवर्क उसे दे देती है और कहती है कि उसका होमवर्क करने की वजह से उसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। जबकि ये देखने के लिए कि चबी उसकी तरफ कितना झुकता है, दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और फिर शू फिर से ब्लश करने लग जाती है। चबी शू की तरफ में देखता है और फिर वो कहता है कि वो हमेशा ऐसे क्यों नहीं रह सकते। शू को उसकी बात तो समझ ही नहीं आती, वो बस इतना ही कहती है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हमेशा ही साथ रहेंगे और फिर वो चबी को धक्का देकर सीधा करती है। क्लास में टीचर भी सभी को यूनिवर्सिटी जल्दी से चूज़ करके भरने के लिए कह रहे होते हैं और फिर उनके जाने के बाद में सभी यही बातें करने लग जाते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। लेकिन जब ये सारी बातें रुई से पूछते हैं तो फिर वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। सभी लोग उससे इस बात से शॉक हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रुई मिस्टर ली के कैफ़े में आ जाती है। वहाँ पर सिर्फ लुई डान था और एक कस्टमर के आने पर वो उसे कहता है कि मिस्टर ली नहीं है तो कॉफ़ी अभी नहीं बनेगी, लेकिन रुई उन्हें रोककर खुद ही कॉफ़ी बनाकर उन्हें दे देती है। लुई डान इस बात से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था, लेकिन वो रुई का अपसेट मूड देखकर उसे चीयर करने की कोशिश करता है और फिर गेम खेलने के लिए उसे लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों शाम तक गेम्स खेलने लग जाते और अब काफ़ी हद तक रुई का मूड भी ठीक हो जाता है। नान जियान जब ये सब कुछ देखता है तो उसे इस बात का बुरा लगता है कि वो रुई के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। अगले दिन टीचर सारे बच्चों से मेहनत करने के लिए कहते हैं और फिर जल्दी से यूनिवर्सिटी को चूज़ करके फॉर्म भरने के लिए भी कहते हैं। उनके जाने के बाद में नान जियान रुई को नोट्स लेकर देता है और फिर वो उसे जवाब में रूडली कहती है कि अभी तो सेमेस्टर शुरू ही हुआ है और वो उसे नोट्स क्यों दे रहा है, वो कौन है जो उसे ये सब कुछ करने का ऑर्डर दे रहा है। नान जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उसे क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए वो चबी से पूछता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। इसलिए वो खुद एक चिट देता है जिस पर कि लिखा था कि वो रुई के लिए क्या है। उनकी ये हरकत टीचर भी देखते हैं और फिर चबी खड़ा होकर उन्हें समझाता है
और फिर बैठने ही वाला होता है कि नानजियान उसकी चेयर को हटा देता है और फिर वो गिर जाता है। और अगले ही सीन में टीचर दोनों को बाहर निकाल देते हैं। जब भी बाहर खड़ा होकर नानजियान से कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसे बाहर आने का मन करे तो फिर वो ऐसा ना करे। और फिर वो उसे बताता है कि रूही ऐसी ही है, उसे कोई गाइड या ऑर्डर नहीं कर सकता। वो तो अपनी मॉम को भी मिसेस शू बुलाती है। क्लास में वापस जाते वक्त शू रूही के साथ में जाती है क्योंकि वो समझ गई थी और बहाना करती है कि उसे उसकी ग्रैंडमा के हाथ के पकौड़े खाने हैं। टाइम स्किप होता है। फाइनली रूही बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि नानजियान उसकी वजह से किसी लो रैंकिंग कॉलेज में चला जाएगा और फिर वो अपना करियर बर्बाद कर लेगा। अगले दिन नानजियान की मॉम स्कूल आई हुई थी क्योंकि नानजियान ने रूही के साथ रहने के लिए 1 साल का गैप लेने का डिसाइड किया था। और फिर वो वहाँ से अपनी मॉम और टीचर को ये बताकर चला जाता है। इसके बाद में वो रूही के पास में जाता है जो कि गर्म पानी भर रही होती है, लेकिन नानजियान के अचानक से बुलाने की वजह से वो पानी उस पर ही गिर जाता है और उसके हाथों में फूंक मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर नानजियान की मॉम आकर उसे ही ब्लेम करने लग जाती है, जो रूही की मॉम भी सुन लेती है और फिर वो रूही की साइड लेते हुए उनसे कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। टाइम स्किप होता है और रूही की मॉम टीचर से बात करने लग जाती है। रूही अब्रॉड जाएगी क्योंकि अभी उसकी टीचर ने कहा था कि वो कोई भी कॉलेज को डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। इस बात से साफ मना करते हुए रूही वहाँ से चली जाती है और फिर सीधा मिस्टर ली के कैफ़े में जाकर बैठ जाती है, जहाँ कि उन्हें किसी का मैसेज रिसीव होता है जिसमें कि रूही ने अब तक अपना करियर डिसाइड नहीं किया हुआ ये होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर चबी, सू और नानजियान भी आ जाते हैं, जो कि सारे लोग मिलकर वहाँ पर रूही को उसका टैलेंट ढूंढने में मदद करने लग जाते हैं। और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रॉडकास्टिंग में जाएगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बोलती है और सभी उसे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। मिस्टर ली भी ये मैसेज कर उसी नंबर पर बता देते जिससे कि उन्हें रूही के बारे में पता चलता था। बाहर जाने पर सभी हंसी मजाक करते हुए अपने अपने घर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि नानजियान की मॉम उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि उन्होंने पहली बार अपने बेटे को ऐसे हंसते हुए देखा है। और फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ कि हम देखते हैं कि नानजियान को छोड़कर उसकी मॉम कहीं पर जा रही होती है। हम देखते हैं कि रूही घर के बाहर में खड़ी होती है। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि उसने और उसके डैड ने उसकी मॉम से बात कर ली है, अभी तो उसकी मॉम का मूड ठीक है। जब तक वो स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करती तब तक सब कुछ ठीक रहेगा और वो नानजियान के बारे में भी बात कर सकती है। लेकिन इसका उल्टा वो अंदर जाकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती और ब्रॉडकास्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। साथ ही वो ये भी ऐड करती है कि वो म्यूंजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी और आने वाले 1 साल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगी। उसकी मॉम भी उसकी बातें सुनकर मान जाती है। वहीं उसके डैड और उसका भाई दोनों छिपकर उन्हें देख रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नानजियान और रूही साथ में चीज़ें खरीदने के लिए आए थे, लेकिन रूही जो भी नानजियान को दिखाती है वो उसे क्यूट कहता है और लास्ट में कहता है कि वो जो भी करे या ख़रीदे वो हमेशा क्यूट ही उसे लगेगी। इसके बाद में उसके लिए एक पिंक कलर की डायरी भी खरीदता है और कहता है कि ये अच्छी है, इसमें वो अपने नोट्स को लिख सकती है। और फिर वो उसे कहता है कि वो उसके जैसे ही एक खरीदेगा। फिर रूही उसे कहती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब कुछ अजीब नहीं है, जिसके जवाब में नानजियान कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम स्किप होता है और अगले दिन रूही छिपते छिपाते क्लास में आती है और फिर शू से पूछती है कि क्या अटेंडेंस हो गई है, और शू हाँ कर देती है। वो कहती है कि आज तो वो बहुत ही लेट है और टीचर ने कहा है कि उससे अपनी गलती के लिए 1000 बार वहाँ पर लिखनी होगी। रूही बुरा सा मुंह बनाकर कहती है कि वो ड्रीम कर रही होती है और वो कुछ अच्छा खा रही थी, लेकिन यहाँ से ना जाने उसे अब क्या क्या पनिशमेंट मिल जाएगा। तभी चबी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि उनका जो एनुअल फंक्शन होता था वो नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और फिर वो क्लास में टेबल पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन्हें उनका हक चाहिए। और टीचर क्लास में आ जाते हैं जिससे कि वो उसे क्लास से बाहर भगा देते हैं, लेकिन जब भी बाहर से भी ये सब कुछ देख रहा होता है और पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो क्लास में आकर टीचर का लिखा इरेजर से मिटा देता है। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, यहाँ तक कि वो सभी रात को भी रुक नहीं रहे थे। इसी बीच एक शाम क्लास में उन्हें किसी बच्चे की प्रपोज करने की आवाज़ आती है और सभी ये देखने के लिए बाहर भाग जाते हैं। किसी तरह से टीचर उन्हें अंदर लेकर आती है और यहीं पर ये इंसिडेंट फिर से अगली सुबह होता है। टीचर क्लास में पहुंचती है और कहती है कि अगर किसी को पता है कि ये कौन है तो वो उन्हें बता दे। वहीं पर चबी भी अपना अलग ही प्लान बना रखा था। वो क्लास में टीचर के जाने के बाद में अनाउंस करता है कि वो सभी अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे, चाहे कोई माने या ना माने। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं, फिर वो क्लास से उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन चबी तो चबी है, वो क्लास में आकर फिर से टीचर का लिखा हुआ सारा इरेज कर देता है। टाइम स्किप होता है और चबी नानजियान से कहता है कि वो कल उसके साथ में चले क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए और सारे बच्चों को भी उसे और रूही से अलग ही ले जाएगा, जिससे कि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और फिर वो दूसरी तरफ घूम रहा होता है जहाँ कि नानजियान खुद से कहता है कि आखिर
चबी के कहने का मतलब क्या था? सैटरडे नाइट आ जाती है और चबी अपने बैग में लाए हुए सारे क्रैकर्स को दिखाता है और नान जियान भी कहता है कि वो उसके साथ देने के लिए तैयार है। फाइनली रात हो जाती है और सारे बच्चे गार्ड से बचकर टेरेस पर जाते हैं, लेकिन नान जियान वहाँ पर रुई का हाथ पकड़कर उसे दूसरी साइड लेकर चला जाता है और चबी सभी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्रैकर्स निकाल देता है, जिससे कि सारे बच्चे उसे पागल कहने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे में तो सारे लोगों को पता ही चल जाएगा कि वो लोग वहाँ पर है। लेकिन चबी नहीं मानता और उन्हें लाइट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नान जियान ने रुई के लिए एक क्यूट सा सरप्राइज़ प्लान किया था, जो देखकर रुई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करने लग जाती है। वहीं चबी के क्रैकर्स जलने की आवाज़ से गार्ड को समझ में आ गया था कि कोई है और वो उन्हें ढूंढने लग जाता है। शू इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर चबी उसे शांत कराता है, लेकिन फिर वो उसे बचाने के लिए खुद गार्ड के सामने में जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। वहीं रुई इमोशनल होकर नान जियान से कहती है कि अगर वो फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो वो कैसे रहेगी, लेकिन नान जियान उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का होता है, जहाँ की चबी को उसके क्लास टीचर डांट रहे होते हैं कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। वो उन्हें मना करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर रहा था और उसे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलेगी। वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा उसके लिए, और उसके प्रिंसिपल की साइन की ज़रूरत होगी। वो ऐसी हरकतें अगर करते रहेगा तो साइन तो नहीं मिलने वाला है। चबी बेचारा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसे लगा था कि पनिशमेंट छोटी होगी, लेकिन क्लास टीचर उसे 1000 टाइम्स अपॉलजी लेटर लिखने के लिए कह देते हैं। चबी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तो अभी बच्चा है, वो सब कुछ ये सारी चीज़ें कैसे करेगा, जिस पर कि मिस्टर ली कुछ सोचने के बाद में कहते हैं कि उसे पढ़ाई भी तो नहीं करनी, इसलिए वो 20,000 टाइम्स लिखे। ये सुनकर चबी कहता है कि 10,000 ही ठीक था। जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसकी आर्ट टीचर अंदर आती हैं और उनकी बातें सुनकर चबी को पता चल जाता है कि इस बार न्यू ईयर पार्टी के परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आर्ट एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और उनकी क्लास के एडमिशन एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे। जब ये सब कुछ आकर क्लास में सारे लोगों को बता देता है, जिससे कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कुछ खुश भी थे उनके आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए। लेकिन रुई जब ध्यान से बातें सुनती है तो उसे ये सारी चीज़ों पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद में सभी लोग जब कैफ़े में थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग परफॉर्मेंस करेंगे बिना किसी को बताए। वो सारे लोग वहाँ पर छुपके से प्रैक्टिस करेंगे और बिना किसी को पता चले परफॉर्मेंस करेंगे। उनके टीचर खुश हो जाएंगे। इन सब में उनका नान जियान भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम नान जियान को उसके घर पर देखते हैं। वो एक वुडन इंस्ट्रूमेंट बना रहा था और उन्हें ठीक करने के लिए वो कुछ चेंजेस भी उसमें कर रहा होता है। अगले सुबह जब वो ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को दिखाता है तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चबी नहीं था। तभी वो वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और बताता है कि उनके परफॉर्मेंस के लिए प्रिंसिपल से परमिशन भी उन्हें मिल चुकी है। सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, उन्हें क्या क्या एक्स्ट्रा काम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि वो सभी अपनी अपनी पढ़ाई के लिए भी तो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ऐसे ही वो प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और रुई तो अपनी ब्रॉडकास्टिंग की कोचिंग क्लासेस में भी जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और फिर न्यू ईयर्स ईव भी आ जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। टीचर भी उन सारे लोगों को विश करते और अपना अपना न्यू ईयर इंजॉय करने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद में रुई को याद आता है कि उसने इंस्ट्रूमेंट्स तो घर पर ही छोड़ दिया है। वो कहती है कि वो तुरंत जाकर उसे वापस ले आएगी, क्योंकि उसका घर पास में ही था। ये सुनकर नान जियान उसके साथ में जाने की ज़िद करता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन कुछ होता है और दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात, लेकिन रुई वहाँ पर आती ही नहीं है। सारे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। और फाइनली नान जियान कहता है कि वो रुई को ढूंढने के लिए जा रहा है। चबी भी जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे यहाँ से रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए नान जियान उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो उसे कॉल भी कर रहा था। फाइनली वो उसका फ़ोन उठाती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो शॉक्ड चेहरा बना लेती है। अगले सीन में वो रुई के घर पर था। उसके रूम में नॉक करके घुसता है, देखता है कि रुई बहुत ही ज़्यादा बीमार है, लेकिन वो अभी भी ज़िद कर रही होती है कि उसे परफॉर्मेंस के लिए जाना है। लेकिन नान जियान उसे रोक देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। टाइम स्किप होता है और वो उसके लिए सूप भी बना कर लाया था और फिर वो उसे मेडिसिन भी खिलाकर सुला देता है। तभी रुई के भाई का कॉल आ जाता है, जो कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। लेकिन नान जियान को देखकर वो डिटेक्टिव की तरह में सवाल करने लग जाता है, वो रुई के फ़ोन के साथ में क्या कर रहा है। वो उसे रुई की हालत दिखा देता है और उसकी बहन बीमार है, और ये सारी चीज़ों को देखकर वो उससे कहता है कि वो उससे अच्छे से ध्यान रखे और फ़ोन भी रख देता है। वहीं दूसरी तरफ चबी और शू ने परफॉर्मेंस अकेले दिया था, लेकिन उसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। चबी और शू कॉफ़ी लेने के लिए जा रहे होते हैं। शू से बताती है कि रुई की तबीयत ख़राब थी, लेकिन नान जियान ने उसका ध्यान रखा और वो अभी उसके पास में ही है।
लेकिन इसी बातों के बीच में शू से कुछ गुंडे जैसे लड़कों के ऊपर में कॉफ़ी गिर जाती है, जो दोनों को परेशान करने लग जाता है और जब भी उन्हें बेवकूफ़ बनाकर भाग जाता है, लेकिन दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। लेकिन इस बार उनके क्लास टीचर भी ये सारी चीज़ें सुन लेते हैं और फिर वो उन्हें बचा लेते हैं। फिर सीन अगले सुबह पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ की रूही पहले से बेहतर थी। तभी वहाँ पर नानजियान रूम में आता है, जो कि उसे एक वुडन बॉक्स लेकर बर्थडे विश करता है और फिर वो उसे रूही की ग्रैंडमा की आवाज़ आती है, जो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं। रूही के ग्रैंड पेरेंट्स नानजियान से बहुत ही ज़्यादा प्यार से वेलकम करते हैं और उनके ना रहने में रूही का ध्यान रखने के लिए उसका थैंक्स भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि उसके पेरेंट्स अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो बेचारे नानजियान को घर में अकेला छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शू और चबी साथ में थे, जो कि अपने क्लास टीचर की बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने उन दोनों को बचाया है, लेकिन अब वो जैसे तैसे शू ने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन पता नहीं वो लोग टाइम पर पहुँचे भी या फिर नहीं। शू और चबी उनके घर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके पास तो उनका एड्रेस ही नहीं था। सीन वापस से रूही और नानजियान पर शिफ्ट होता है, जहाँ के उसके ग्रैंड पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं और वो उसे बहुत सारी चीज़ें भी बता रहे होते हैं और वो दोनों आपस में लड़ भी रहे होते हैं। लेकिन नानजियान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कहता है कि वो इन सारी चीज़ों को धो देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना उसे पसंद है। ग्रैंडपा ये सुनकर तुरंत वहाँ से ग्रैंडमा को लेकर चले जाते हैं। रूही उसे कहती है कि उसे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, वो मना कर सकता था, लेकिन नानजियान कहता है कि उसे ये करना पसंद है। लेकिन उसका जूठा तुरंत ही पकड़ा जाता है, क्योंकि वो बर्तन धो ही नहीं पा रहा होता है। तो रूही उसे सिखाती है और दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं, जो रूही के ग्रैंड पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि आजकल के बच्चों को बर्तन धोना पसंद है। हम देखते हैं कि रूही और नानजियान साथ में ही थे। इतने टाइम में ही रूही की ग्रैंडमा उसे आवाज़ देती है और साथ में नानजियान भी लाने को कहती है, क्योंकि उन्हें कुछ मिला था। दोनों जब उनके पास में जाते हैं तो उन्होंने एक एल्बम खोल रखी थी, जिसमें रूही की पिक्चर्स थी। वो उन पिक्चर्स को नानजियान को दिखाती हैं और पूछती हैं कि रूही बचपन में बहुत क्यूट है ना। नानजियान भी स्माइल करते हुए उन पिक्चर्स को देखता है और कहता है कि हाँ, वो पिक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लेकिन रूही इन सब में खुश नहीं थी। वो फोटोज़ पर हाथ रख देती है और कहती है कि ये सब कुछ ना दिखाएं, ये सब पास्ट है और वो अच्छी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में। इसके जवाब में ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहती है कि ये वो क्या कह रही है, वो कितनी प्यारी लग रही है और कितने अच्छे अच्छे मेमोरीज़ हैं ये उसके। और फिर वो उसे बताती है कि कैसे रूही की मॉम ने उसे 5 साल की उम्र में उनके पास छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए जॉब करनी थी, क्योंकि उसके डैड की भी डेथ हो चुकी थी और रूही का ध्यान रखने के लिए घर में वो नहीं रह सकती थी। ये बताते बताते उसकी ग्रैंडमा रोने लग जाती है और रूही उन्हें चुप कराती है। ग्रैंडमा उन्हें शांत करते हुए कहती है कि पास्ट को याद करके क्या फ़ायदा, और फिर उन्हें अंदर लेकर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नानजियान रूही के ही घर में सोया हुआ था। उसके पास में रूही आती है, जो कि उसे उसके पिक्चर्स को भूलने के लिए कहती है और जब वो मना करता है तो वो उसके ऊपर में मैजिक करने लग जाती है और वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन फिर नानजियान उससे सीरियस होकर पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो सारी चीज़ों को भूल जाए। रूही कहती है कि हाँ, क्योंकि उसका पास्ट अच्छा नहीं था और वो खुद भी उसे याद नहीं रखना चाहती है। सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ की शू और चब्बे डिस्कस कर रहे होते हैं कि चब्बे रूही का बर्थडे भूल गया था और वो कैसे उसकी पिटाई लगाएगी। लेकिन रूही के आने पर सीन कुछ और ही था, क्योंकि रूही को पता चल गया था कि चबी और शू के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, जिनसे उन्हें मिस्टर ली उनके क्लास टीचर ने बचाया था। लेकिन अभी भी उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या हुआ। वो दोनों वहाँ पर भाग गए थे, लेकिन ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई थी कि मिस्टर ली अपने स्टूडेंट्स के लिए गुंडों से भी भिड़ गए थे। टाइम स्किप होता है और मिस्टर ली जब स्कूल आते हैं तो उन्हें चोट लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि गुंडों ने उन्हें पीटा था। लेकिन बच्चों से ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि उन्हें गिरने से ही चोट लग गई और उन्हें फीवर भी नहीं है। क्लास में भी आने पर वो यही कहते हैं, लेकिन क्लास के सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट की मदद करने में सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। मिस्टर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं इन बातों को सुनकर, लेकिन फिर वो सभी को पढ़ने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आ रहे थे। टाइम स्किप होता है, फिर शू और रूही कहीं पर जा रहे थे कि उन्हें एक वुडन डिज़ाइन कॉलेज का पोस्टर दिखता है, जिसका कि कंपटीशन होने वाला था और रूही चाहती थी कि इसमें नानजियान पार्टिसिपेट करे। लेकिन शू उसे समझाती है कि जैसे नानजियान के साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि नानजियान को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर में गलत इफेक्ट डलेगा। रूही को भी ये सारी चीज़ें सुनकर सही लगता है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो नानजियान को बस इसके बारे में बताएगी। टाइम स्किप होता है और क्लास में नानजियान उसे 100 टाइम्स वर्ड्स को दोबारा लिखने की पनिशमेंट देता है, क्योंकि वो जो होमवर्क उसने दिया था रूही ने उन सारे वर्ड्स को गलत लिखा था। और रूही जितना मना करती है और कम करने के लिए कहती है, नानजियान तो उसे और ही बढ़ाते ही जाता है। टाइम स्किप होता है और फिर हम नानजियान और रूही को देखते हैं, जो कि जा रहे थे कि रास्ते में रूही उस वुडन वाले डिज़ाइन कॉलेज के प्रोफेसर को देखती है और फिर जहाँ की कंपटीशन भी था वो उनके पास में जाकर उन्हें नानजियान के बारे में बताने लग जाती है कि वो कितना अच्छा है।
लेकिन मिस्टर ली जो उनके साथ में थे वो नानजियान को रूई को वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं और फिर वो ऐसा ही करता है। पर मिस्टर ली उस प्रोफेसर से कहते हैं कि वही लड़का था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। सीन फिर से चेंज होता है और अब की बार छुट्टी हो गई थी। रूई फिर से उन प्रोफेसर को देखती है और उन्हें नानजियान के बारे में बताने लग जाती है और अब की बार वो सुनकर अपना बैग भी दिखाते हैं जो कि नानजियान ने बनाया था। ये देखकर प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो नानजियान से मिलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मिस्टर ली और रूई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर मिस्टर ली रूई को ये न्यूज़ नानजियान को बताने के लिए कहते हैं और वो दौड़ती हुई उसके घर जाकर ये बताती है। लेकिन इस पर नानजियान कोई खास रिएक्शन नहीं था। वो रूई को वर्ड्स याद करने के लिए कहता है और फिर अगले कुछ सीन्स में रूई उन वर्ड्स को याद कर रही होती है और फिर वो एग्ज़ाम देती है। टाइम स्किप होता है और रूई शू और नानजियान की यूनिवर्सिटी के आगे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे होते हैं जहाँ लूमिन भी आ जाता है और फिर वो सभी बातें करते हैं कि ये कितनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और ये भी कि लूमिन इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर यांग है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर दौड़ रही होती है। शू को भी वो देखते हैं और फिर वो उसे कुछ देर तक देखती है और फिर दोनों नज़र हटा लेते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर तक वो सभी बातें करने लग जाते हैं। रूई को चबी की आवाज़ आती है और उसके साथ सभी को आती है। लेकिन ये अजीब बात थी क्योंकि चबी उनके साथ में नहीं था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लूमिन उससे वो वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था क्योंकि चबी अपने बास्केटबॉल एग्ज़ाम के लिए बाहर है। टाइम स्किप होता है और सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। सभी का एग्ज़ाम था। नानजियान के लिए रूई उसे विश करने के लिए जाती है। उसे टिफ़िन के साथ साथ अपना वेल लॉकेट भी दे देती है और कहती है कि वो डरे नहीं, वो उसके साथ में ही रहेगी। उसे जाने के बाद में लूमिन उसे डांटता है क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था और वो लेट हो रही थी। वो भागते हुए वहाँ पर पहुँचती है और लकीली वो टाइम पर पहुँच भी जाती है और फिर वो अपना ऑडिशन के लिए जाती है और फिर बहुत ही अच्छे से अपनी पोएम बोलती है क्योंकि ये उसका ब्रॉडकास्टिंग में एडमिशन का एग्जामिनेशन था। लेकिन जजेस उसे बीच में ही रोक देते हैं। बाहर आकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और अपना फेस वॉश कर वो कहती है कि उसने अपना सैड सा चेहरा नानजियान को नहीं दिखाना। और सभी का एग्ज़ाम तो हो जाता है और सभी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे जहाँ की यांग गुजरती है जो उन्हें देखती है और स्माइल करती है और लूमिन को लगता है कि ये उसके लिए है। अगले दिन स्कूल में रूई खूब पढ़ाई करने लग जाती थी। चबी भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि रूई ने बचपन से कभी भी वैसा नहीं किया था। रूई के लिए वो नया था और वो उसे परेशान करता है। नानजियान उसे पढ़ाई के बीच में परेशान करने के लिए उसकी पिटाई लगाता है। टाइम स्किप होता है और चबी को पता चलता है कि एडमिशन लेटर्स आए हैं। वो उन्हें लेने के लिए जाता है और उसमें उसका नाम तो था, शू का था, नानजियान का भी था, लेकिन रूई का इसमें कहीं भी नहीं मिलता जिसका मतलब था कि उसके सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो क्रॉस चेक करता है लेकिन उसका कहीं पर भी नहीं हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है और सभी कैफ़े में बैठे बातें कर रहे होते हैं। रूई कहती है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड चांस भी आएगा और उसके पास वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगी और करके सेकेंड चांस में एडमिशन ले ही लेगी उनके साथ में ही। नानजियान भी उसका साथ देता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और बाकी सब भी करेंगे, लेकिन चबी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देगा और फिर शू मेंटल हेल्थ पर, और वो उसकी पढ़ाई में मदद भी करेंगे। और सभी डिसाइड करते हैं कि वो रूई को इस बार पास ज़रूर करवाएंगे जिससे कि वो उनके साथ ही मीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। कुछ सीन्स तक हम देखते हैं कि रूई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और उसके साथ साथ उसका ध्यान भी रखने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। टाइम स्किप होता है और मिस्टर ली क्लास में थे जहाँ की वो कह रहे होते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि रूई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अच्छा ही मिला होगा, सारा मार्क्स वगैरह वो बहुत ही अच्छा किया होगा उसने। फिर सभी बच्चे ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। सभी बच्चे बड़ी मुश्किल से हिल के टॉप पर पहुँचते हैं जहाँ की मिस्टर ली उन्हें कहते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उन्हें रिजल्ट भी खूबसूरत मिलेगा, जैसे अभी उन्होंने इतनी मेहनत कर इस पहाड़ को चढ़ा और वो कितनी सुंदर सुंदर नज़ारों को देख पा रहे हैं। और सच तो ये है कि उन्हें फेलियर से नहीं डरना चाहिए और उन्हें कोई अगर फेल भी हो जाए तो उसे फिर से पीछा करना चाहिए और अगली बार जीत ही जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें सुनकर वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नानजियान रूई से पूछता है कि क्या वो रो रही है, तो वो रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर में सनसेट होने लग जाता है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करने के बाद में अच्छे से अपना एग्ज़ाम देते हैं और देखते हैं कि उन सभी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। सभी इस बात से खुश थे लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे क्योंकि उनके रिजल्ट्स आने अभी बाकी थे। वो सभी वेट करते हैं और फाइनली वो दिन आ भी जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, इसलिए वो सभी मिस्टर ली के कैफ़े में बैठकर रिजल्ट देखते हैं। सभी पहले वो नानजियान का देखते हैं और उससे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं। इसके बाद में वो शू और चबी के रिजल्ट्स को भी चेक करते हैं। उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। नानजियान जितने अच्छे तो नहीं थे लेकिन उन सब के मार्क्स साथ साथ काफ़ी अच्छे थे और इतने थे कि वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सके। फाइनली वो रूई के मार्क्स को चेक करने के लिए जाते हैं और वो घबराए हुए थे लेकिन वो सभी उसे हौसला देते हैं और सब अच्छा ही होगा।
फाइनली वो उसका रिजल्ट खोलते हैं और उसके मार्क्स को नोट करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि रूही का 1 मार्क्स कम है और वो अब मिन्हा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती। इस बात से नानजियान अपसेट हो जाता है और रोने लग जाता है। रूही उसे शांत कराते हुए कहती है कि वो अपसेट ना हो। वो कहती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने साथ में ये डिसाइड किया था कि वो साथ ही यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो इस बात से परेशान नहीं है कि उसका एडमिशन उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि उसकी मॉम अब उसे अब्रॉड भेज देगी। ये उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। नानजियान शांत होकर कहता है कि वो अपनी मॉम से टाइम मांगेगा और वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा ही करती है और वो बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद में रूही की मॉम उन्हें 3 दिन का टाइम दे देती है। इससे दोनों नानजियान और रूही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली 3 दिनों के बाद में दोनों रूही की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ की दोनों बहुत ही अच्छे से तैयार होकर गए थे। रूही का भाई दोनों को ऐसा देखकर कहता है कि क्या नानजियान रूही के साथ में यहाँ से भागने के लिए आया है, भागकर शादी करने के लिए। नानजियान की मॉम उसे डांट देती है और फिर वो दोनों के पास में जाती है। नानजियान कहता है कि उसके पास में रूही की लाइफ का प्लान है। उन्हें भी लगता है कि दोनों की शादी की बात करने के लिए आए हैं और वो बात को शुरू होने से पहले ही रोकने लग जाती है, लेकिन नानजियान उन्हें किसी तरह से समझाता है और फिर वो बताता है कि रूही की आगे की एकेडमिक लाइफ का प्लान लेकर आया और फिर वो उन्हें थोड़ी शांति मिल जाती है और वो उन्हें समझाता है कि रूही को बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और उसे सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। पहले तो रूही की मॉम कुछ खास इंप्रेस नहीं दिखती और कहती है कि तब तक तो उसके साथ रहेगा, ग्रेजुएशन तक, जॉब तक, लेकिन ज़िंदगी भर तो वो उसके साथ में नहीं रहेगा ना। लेकिन नानजियान बिना 1 सेकंड गवाए उनके साथ हमेशा रहेगा, ये कह देता है। रूही की मॉम फाइनली मान भी जाती है। टाइम स्किप होता है और सभी कैफेटेरिया में होते हैं, जहाँ कि उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली ने उसे कैफेटेरिया को बंद करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि वो किसी को ढूंढने के लिए जा चुके हैं। उन्होंने रूही के लिए एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट भी वहाँ पर रखा था। सभी को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उस कैफेटेरिया से उन सभी की बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। इसके बाद ही वो सभी एक बार फिर से उस कैफेटेरिया की फाइनल सफाई करने में भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बाद में वो बंद हो जाएगा और वो कभी यहाँ पर शायद मिल भी नहीं पाएंगे। वहीं के नोट्स सेक्शन में चबी को शू के बहुत ज़्यादा नोट्स मिलते हैं, जिसमें उसने चबी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी और वो सोचता है कि शू कभी सामने से ये सारी चीज़ें उसे कह ही नहीं पाएगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूही अपने अलार्म से उठती है और फिर तैयार होने लग जाती है। उसकी ग्रैंडमा जब उसे उठाने के लिए आती है तो देखती है कि रूही ऑलरेडी तैयार है और वो भागते हुए नीचे जाती है। उसकी ग्रैंडपा भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि रूही अब बड़ी हो गई है और वो खुद से अलार्म से उठ भी जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और उसके ग्रैंडपा उसे आराम से खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो गर्म था। और फिर वो उसे बताते हैं कि नानजियान आज उसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि आज तो मंडे है। वहीं दूसरी तरफ नानजियान भी तैयार हो गया था। उसकी मॉम परेशान थी, क्योंकि नानजियान पहली बार घर से बाहर जाने वाला था। और फिर वो उसे एक अंकल का नंबर दे देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उन्हें कॉल कर सकता है। वो उन्हें समझाता है कि वो ठीक रहेगा और अगर उन्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है तो वो उससे वीडियो कॉल तो कर ही सकते हैं ना। और फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ रूही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में होती है। तभी वहाँ पर नानजियान पहुँच जाता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूनिवर्सिटी में वो नानजियान को सीरियस ना रहने और लाइफ एंजॉय करने के लिए कहती है। तभी उसके पास में शू भी आ जाती है और जिसे चबी के बारे में कुछ नहीं पता था और वो सभी परेशान होने लग जाते हैं। इसलिए पहले रूही अपने और नानजियान का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाती है, क्योंकि नानजियान भीड़ के साथ में कंफर्टेबल नहीं था। वापस आते वक्त वो देखती है कि कुछ लोग नानजियान और शू की पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और उनके मना करने के बावजूद भी रूही उन्हें डांटती है। उल्टा वो उससे ही बहस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर चबी एक सीनियर के साथ में आ जाता है और वो भी सीनियर थे जिन्होंने कि शू को देखा था और तब वो मुजिन यूनिवर्सिटी देखने के लिए गए थे। वो सीनियर उन लड़कों को वहाँ से भेज देते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि वो उनके ही डिपार्टमेंट में थे और फिर ये भी बताते हैं कि वो 4 ईयर के सीनियर हैं और फिर उन सभी को अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रूही भी डिसाइड करती है कि वो नानजियान का हॉस्टल देखने के लिए जाएगी, लेकिन जब वो उसे सच में देखने के लिए जाती है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। नानजियान के रूममेट्स भी बहुत ही अजीब थे और वो उसे परेशान भी कर रहे होते हैं। नानजियान उसे कहता है कि वो मैनेज कर लेगा, लेकिन वो नहीं मानती और उनसे उसके अंकल के बारे में बोलती है। वो कहती है कि वो उसे कॉल कर कर बाहर रूम दिखाए, लेकिन कहती है कि थोड़ी देर में अंकल कार लेकर वहाँ पर आ जाएंगे और उन्हें बहुत सारे अपार्टमेंट्स दिखाएंगे जो कि उन्हें पसंद नहीं आते। कभी वो गंदे होते तो कभी छोटा और कभी दोनों को परेशान ना हो जाए, इसलिए वो एक फाइनल अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं और ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो दोनों उसे ही फाइनल कर लेते हैं। टाइम स्किप होता है और वो दोनों उसे ठीक कर कर सो गए थे। रूही की नींद खुलती है और वो नानजियान को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ चबी था, उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है जो कि उनकी यूनिवर्सिटी के पास में ही था।
टाइम स्किप होता है और सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और छवि कहता है कि स्कूल में उसे कुछ खास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएगा। इसके साथ साथ वो सारी चीज़ों को करेगा और सारे लोग इस पर एग्री भी करते हैं। अगले दिन रूही और नानजियान कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तभी दोनों को उनके क्लासेस में बुलाया जाता है और वो चले जाते हैं। नानजियान जब क्लास में जाते हैं तो वो शांति से बैठ जाता है। प्रोफेसर क्लास में आकर कहते हैं कि वो वही प्रोफेसर अगले 4 साल तक उन सारे लोगों को पढ़ाएंगे। और फिर वो बताते हैं कि एक और लड़का उनके क्लास में है। सभी बातें करने लग जाते हैं, तभी वो लड़का क्लास में आता है और फिर वो अपने आप को गाओपिंग बताता है, लेकिन उसका बिहेवियर नोटिस करने वाला था, जो कि नानजियान जैसा ही था, बिल्कुल शांत। और सभी बच्चे उन दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। गाओ पियांग नानजियान के पास में जाकर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और गोआ पिंग भी अपनी जगह पर बैठ चुका होता है। सभी बच्चों को प्रोफेसर उनका काम समझा रहे थे और लास्ट में वो कहते हैं कि उन सबको एक असाइनमेंट करना होगा। ये सुनकर सभी बच्चे बुरा सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी तो वो सभी कैसे एक असाइनमेंट करेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं उन सभी को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट उन सभी को ग्रुप में करना है और किसी पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। क्लास ख़त्म होती है और बाहर 2 लड़के गाओ पिंग को अप्रोच करते हैं और उसे बताते हैं कि वो सभी साथ में ही असाइनमेंट करने वाले हैं, लेकिन गाओ पिंग मना करते हुए कहता है कि वो अकेला ही करेगा। इतने में ही नानजियान भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों उसे भी कहते हैं कि नानजियान भी उनकी ग्रुप में है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। नानजियान उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और पास ही खड़े उसका इंतज़ार कर रही रूही के पास में चला जाता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर गाओ पिंग भी आ जाता है और कहता है कि इस बार तो उसने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है और वो बस 0.75 पॉइंट से ही उससे आगे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम गाओ पिंग उसे पीछे ज़रूर छोड़ देगा। ये सुनकर रूही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन नानजियान कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। और फिर अगले कुछ सीन तक हम चारों दोस्तों के लाइफ्स को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। सभी अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी थे, सभी बास्केटबॉल में और साथ ही नानजियान और रूही उसके घर को डेकोरेट करने में। सीन चेंज होता है, फिर रूही और नानजियान उसका घर पेंट कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर शू और चबी नॉक करते हैं। रूही दरवाज़ा खोलती है और चबी अंदर घुसते ही नानजियान के घर की तारीफ करने लग जाता है कि उसका घर इतना अच्छा है। इसी बीच रूही उसे नानजियान के साथ में उसका घर पेंट करने के लिए भी भेज देती है और ख़ुद वो शू को अपने साथ में लेकर चली जाती है कुछ बातें करने के लिए। तभी रूही को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें कि नानजियान के कुछ आर्टिफैक्ट्स थे, जिन्हें वो उसके लिविंग रूम में सजा देती है। लेकिन जब नानजियान आता है तो वो उन्हें हटाने लग जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। रूही उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं सुनता तो वो उसे कहती है कि ठीक है, वो सही ही कह रहा है और उसके साथ में सारी चीज़ों को हटाने लग जाती है। नानजियान समझ जाता है कि वो नाराज़ हो गई है और वो उसे मनाने लग जाता है और थोड़ी देर में वो मान भी जाती है। इसके बाद में वो दोनों बैठे होते हैं कि चबी कहता है कि उसे बहुत ही ज़ोर से भूख लग गई है और वो डिसाइड करते हैं कि रूही कुछ बनाएगी। इसके बाद वो चबी को सामान की लिस्ट बताती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता और थोड़ी देर बहस करने के बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उन चारों ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया था, बल्कि वो सभी लोग पिज़्ज़ा और स्नैक्स खा रहे होते हैं। ये सब देखकर चबी बुरा सा मुंह बना लेता है। टाइम स्किप होता है और शू किचन में लेमन्स काट रही होती है। चबी के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे थोड़ा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, इसलिए वो लेमनेड बनाने के लिए जा रही है। लेकिन चबी उसे एनर्जी ड्रिंक देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सारे वहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे पूछता है कि उसका एंगल सही है या फिर नहीं, लेकिन डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और शू ज़मीन पर ना गिरे इसलिए वो उसे ऊपर कर देता है, लेकिन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद में वो उठने ही वाले होते हैं कि दोनों की नज़र एक चीज़ पर जाती है। नानजियान के बेड पर रूही का नाम लिखा हुआ था। चबी चिल्लाने ही वाला था कि शू उसका मुंह बंद कर देती है और शांति से काम लेने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रूही को फिर से नानजियान का एक पार्सल मिलता है जिसमें कि कैमरा था और वो इसे थोड़ा नाराज़ दिखती है और वो बाहर जाने लग जाती है। नानजियान उसे रोकता भी है, बाहर कहाँ जा रही है, लेकिन वो नहीं मानती और उसके पीछे शू भी वहाँ पर चली जाती है। चबी नानजियान को अश्योर करता है और कहता है कि वो देखता है कि क्या हो रहा है। फिर सीन रूही और शू पर शिफ्ट होता है, जहाँ की रूही उसे कह रही होती है कि वो कितनी कोशिश कर रही है कि नानजियान अपने उस डर से और अपने लोगों से ना मिलने की आदत से दूर हो सके, लेकिन उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। नानजियान ने फिर से कैमरा ऑर्डर किया है अकेले घर में रहने के लिए। चबी सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस कैमरा शब्द ही जाता है और वो नानजियान को कॉल कर बताने की कोशिश करता है, लेकिन नानजियान मना कर देता है क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था
क्योंकि उसने उस कैमरे वाले पार्सल को खुला देख लिया था। अगले दिन चबी, शू और रोई नानजियान की क्लास के बाहर में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन नानजियान के आने के बाद में सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि रोई और नानजियान में चीज़ें अब भी ऑकवर्ड थी। जब वो चारों कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं तो एक लड़का आकर उनके पास में बैठ जाता है और शू से दोस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। चबी जब उससे भेजने की कोशिश करता है तो वो बदतमीजी करने लग जाता है, इसलिए चबी को उसे फोर्सफुली वहाँ से भेजना पड़ता है। दोनों लड़के और दोनों लड़कियों से कहते हैं कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बताएगी, लेकिन टाइम स्किप होता है। फाइनली नानजियान और रूई अकेले थे और वो रूई को उस कैमरे वाली बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही नानजियान उसे कहता है कि वो अपना असाइनमेंट अपने ग्रुप के साथ में करना चाहता है। ये सुनकर रूई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली नानजियान लोगों के लिए ओपन हो रहा था। वो उसे खुशी से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और फिर वो उसका साथ उसके टीममेट्स के पास जाकर उन्हें साथ में काम करने के लिए कहती है और सभी खुश हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर काओपिंग भी आ जाता है, लेकिन वो नानजियान के साथ में काम करने से मना कर वहाँ से चला जाता है। रूई इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन नानजियान उससे कहता है कि उसने उसे नहीं भेजा है, वो खुद गया है। और बाकी दोनों टीममेट्स नानजियान और रूई से बातें करने लग जाते हैं और बीच में कहते हैं कि नानजियान तो टॉपर है, उसका प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में असाइनमेंट प्रेजेंटेशन हो रहा था और प्रोफेसर को नानजियान और उसकी टीम का असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और फाइनली उन तीनों को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। ये सो उन तीनों की खुशी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। वहीं गाओ पिंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो फिर से नानजियान से हार गया था और सेकेंड आया था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। बाहर आने पर नानजियान के दोनों टीममेट्स रूई को देखते हैं और उसे खुशी से सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं। उसे सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं, जिसके लिए वो पहले से ही मना करती है लेकिन फिर मान भी जाती है। इसके बाद में वो सभी साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर खाना खाने का डिसाइड करते हैं और उन्हें काम था इसलिए वो बाहर ना जाकर डॉम में ही खाना खाने का डिसाइड करते हैं। रोई बहुत सारा खाना लेकर आती है और उसे रास्ते में गाओपिंग भी मिल जाता है और वो उसे भी इनवाइट करती है, लेकिन वो नहीं आता। रूम में वो सभी खाना बना रहे थे, लेकिन फिर वो बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर खाना बनाने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो सभी अपने चेहरे को पेपर बैग्स में पहनकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। अगली सुबह ये न्यूज़ सबके फ़ोन में थी कि किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन रूई को गाओपिंग को देखकर याद आ जाता है कि उसने उसे कहा था लाते हुए देखा है। वो इस सारी चीज़ से परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत इस बात को भूल भी जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नानजियान के घर की हाउसमेट वहाँ पर आई हुई है। टाइम स्किप होता है और शू, चबी, नानजियान और रूई सभी नानजियान के घर में डिनर की तैयारी कर रहे थे। डिनर के बाद में चबी शू को बहाना कर लेकर जाता है और नानजियान रूई की आंखें बंद कर उसे अपने रूम में लेकर जाता है और उसे उन दोनों की पेंटिंग भी दिखाता है जिस पर कि लिखा था आवर होम। रूई थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर नानजियान उसे फाइनली वहाँ पर प्रपोज भी कर देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था उसके अब्रॉड जाने की बात से और वो समझ गया है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और रूई भी यहाँ पे फाइनली कन्फेस कर लेती है कि वो उसे पसंद करती है। वो दोनों अभी अपने कुछ क्यूट से मोमेंट साथ में बिता रहे होते हैं कि रूई को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे उसके भाई को 2 दिन के लिए संभालने के लिए कहती है और रूई उन्हें ब्लैकमेल करके एग्री करवा ही लेती है कि वो उन्हें पे भी करेंगी और उसे एक कॉफ़ी मशीन भी ला कर देंगी। रूई अब होटल्स ढूंढने लग जाती है जहाँ वो अपने भाई के साथ में 2 दिन रह सके क्योंकि वो उसे हॉस्टल में अपने साथ तो नहीं रख सकती थी, लेकिन नानजियान उसे कन्विंस कर लेता है कि वो दोनों उसके साथ उसके घर में ही रहेंगे। फाइनली उसका भाई भी आ जाता है और आते ही वो रूई को परेशान करने लग जाता है और ब्लैकमेल करता है कि वो मॉम को बता देगा दोनों के अफेयर के बारे में। और फिर डिनर करते वक्त भी वो नानजियान से कहता है कि उसे उसकी बहन ही क्यों पसंद आई, और भी तो कितनी सारी लड़कियां हैं ना, और इससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। रूई उसे अपना मुंह बंद कर खाने के लिए कहती है। टाइम स्किप होता है और नानजियान और रूई का भी भाई वहाँ पर लड़ रहा होता है कि एक बेड पर 2 लोग कैसे सोएंगे। रूई का भाई कह रहा होता है कि नानजियान नीचे काउच पर सोए और उसकी बहन यहाँ पर सोएगी। रूई सजेस्ट करती है कि वो नीचे सो जाएंगे और वो दोनों वहाँ पर सो जाएं, लेकिन नानजियान का कहना था कि वो और रूई बेड पर सोएंगे, उसका भाई नीचे काउच पर। और इसी वजह से रूई के भाई और नानजियान में बहस हो रही थी। ये तीनों एक ही बेड पर सोए हुए थे और शायद उन्होंने बहुत देर बाद लड़ने के बाद में ये डिसाइड किया था, लेकिन रूई का भाई इतनी बुरी तरह से सो रहा था कि वो कभी नानजियान के चेहरे पर हाथ मारता तो कभी रूई के। फाइनली परेशान होकर नानजियान रूई से कहता है कि वो उसके भाई को नीचे काउच पर सुलाने के लिए जा रहा है। रूई इस बात से एग्री करती है।
जब नानजियान वहाँ पर जाता है तो थोड़ी देर तो वापस नहीं आया, और जब रूई नीचे चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि नानजियान भी उसके भाई के साथ में ही सो गया था, और वो उससे बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वो दोनों अभी भी सोए हुए ही थे, इसलिए वो उन्हें फिर से डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जब वो कॉफ़ी बना रही थी तो उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसे उसके लिए भी कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहता है। रूही वहाँ पर उसे खुद से अपना काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो बस कहता है कि वो उसे उसके और नानजियान के डेट करने की बात तो उसकी मॉम को बता देगा। सीन शू और चबी पर शिफ्ट होता है, जहाँ कि दोनों मिलते हैं और फिर वो एक सीनियर से भी मिलते हैं और जो कि शू की प्रोफेसर भी है, और दोनों वहाँ पर उसे कहती है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और अगर वो साथ नहीं है तो उन्हें होना चाहिए। ये सुनकर भी वो शर्मा जाती है और फिर वहाँ से अपनी ड्रामा प्रैक्टिस का कहकर चली जाती है। चबी को उसका ये बिहेवियर समझ में नहीं आया था। दूसरी तरफ नानजियान और रूही डिसाइड करते हैं कि उन्हें रूही के भाई के साथ में क्या करना है, और फिर थोड़ी देर में वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे कॉलेज में चबी के पास में छोड़ देंगे। वहीं कॉलेज में शू नोटिस करती है कि उसकी प्रैक्टिस को देखने के लिए वहाँ पर चबी भी आया है। बहुत बार उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन चबी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे चबी भी चला जाता है। और उसके जाते ही उसके पीछे रूही और नानजियान भी अपने भाई के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर चबी था ही नहीं और दोनों को ये भी क्लास जाना था, इसलिए रूही को ना चाहते हुए भी अपने भाई को अपने साथ में अपनी क्लास में लेकर जाना होता है। टाइम स्किप होता है। फाइनली रूही बाहर आती है और उसके भाई को चबी के पास में छोड़ देती है। जब उसे बताता है कि उसके और शू में क्या बात हुई है तो वो भी नाराज़ हो जाती है और शू से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं पर रूही का भाई चबी को चकमा देकर नानजियान की क्लास में पहुंच जाता है और उसे उसके साथ में बाहर चलने के लिए कहता है, और जब वो मना करता है तो वो उसे कहता है कि सोच लो। उसके और रूही के रिलेशन के बारे में वो उसकी मॉम को बता देगा और वो नानजियान को अपने घर में कभी भी नहीं आने देगी और वो कोई भी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर देगा। ये सब था तो बचकाना, लेकिन नानजियान को कोई भी रिस्क नहीं लेना था, इसलिए वो उसे लेकर बाहर चला जाता है और वो उसे एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी भी पिलाता, और वो पीकर रूही का भाई उसे कहता है कि ऐसी कॉफ़ी उसकी बहन को कभी भी पसंद नहीं आएगी। ये सुनते ही नानजियान के कान खड़े हो जाते हैं और वो उससे ध्यान से सुनने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही शू से मिलने के लिए जाती है और जब शू उसे बताती है कि चबी का क्या रिएक्शन था तो रूही को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि वो खुद चबी से बात करेगी, लेकिन शू उसे मना कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ नानजियान रूही के भाई को अलग अलग कॉफ़ी शॉप्स में ले जाता है और अलग अलग कॉफ़ी टेस्ट करवा रहा होता है और उसे एक नोटबुक में नोट भी कर रहा होता है। और अब फाइनली रूही का भाई उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, एक दिन के लिए इतनी कॉफ़ी काफ़ी थी। अब नानजियान जब उसे कहता है कि उन्हें होमवर्क करना है तो उसका भाई फिर से बाकी बची कॉफ़ी शॉप्स में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रूही को कॉल आता है कि उसकी मॉम वापस आ गई है और वो उसके भाई को लेने के लिए कार भेज रही है। रूही बहुत बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती और रूही अब परेशान हो जाती है क्योंकि चबी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद में चबी मिलता है, लेकिन वो बताता है कि रूही का भाई उसे चकमा देकर नानजियान के पास भाग गया और अब ना तो नानजियान का कॉल लग रहा है और ना ही उसके भाई का। सब जगह ढूंढने के बाद में उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है कि वो दोनों से मिली थी और रूही के भाई ने तो उसका नंबर भी लिया है, उसे फ़ोटो भेज रहा है और उसके भाई की रिसेंट फ़ोटोज़ देखकर वो उस कैफ़े तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ वो दोनों लास्ट में गए थे। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ में से एक उसे बताता है कि वो दोनों अभी अभी बाहर गए हैं। फाइनली वो दोनों चबी और रूही को साथ में दिख जाते हैं और रूही उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन दोनों भागने लग जाते हैं और चबी को उन्हें पकड़ने के लिए कहकर और अपनी मॉम का कॉल उठाकर उन्हें कार भेजने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को पकड़ने के बाद में सभी कार का वेट कर रहे होते हैं और फाइनली उसका भाई चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो नानजियान को किसी बात के लिए वार्न करके जाता है और वो उसे बता देगा। उसके जाने के बाद में सभी साथ में डिनर कर सोच रहे थे, जिस पर कि चबी बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन शू मना कर चली जाती है और चबी उसके पीछे चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूही नानजियान से पूछती है कि वो दोनों क्या कर रहे थे और अगर वो उसे नहीं बताएगा तो वो उससे बात भी नहीं करेगी। इस बात पर नानजियान उसे रोककर एक नोटबुक देता है जिसका टाइटल था कॉफ़ी मैप। सीन चेंज होता है और टाइम स्किप हो जाता है और सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे और अब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। उन सभी के सेकेंड सेमेस्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसके लिए सभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और फाइनली एग्ज़ाम हो भी जाता है और एक एग्ज़ाम रूही का अच्छा नहीं जाता है, जिस पर नानजियान उसे कंसोल कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सीन चेंज होता है। रूही अपने दोस्त के साथ में इंग्लिश की क्लासेस में लेट पहुंचती है। उसकी टीचर उसे डांटती है, लेकिन फिर वो उसे अंदर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर में ही उसकी क्लास में नाज़ियान भी आकर उसके पास में बैठ जाता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसकी ये प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बुरी है, लेकिन वो नहीं सुनता। इतने में वो प्रोफेसर उसे रीडिंग करने के लिए कहती है, जो रूही अच्छे से नहीं कर पाती, और वो उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कह देती है और वो उनकी क्लास में कभी भी ना आए, ये भी उसे कहती है। वो उसे नहीं पढ़ाएगी और इस बात पर रूही उनसे बहस करने लग जाती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे नाज़ियान भी चला जाता है। प्रोफेसर को इस बात का और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नाज़ियान उनकी क्लास का स्टूडेंट ना होकर भी उनकी क्लास में कैसे था। सभी उनकी क्लास को पार्क समझ कर रखते हैं क्या, लेकिन नाज़ियान को इस बात का कुछ भी खास फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जाने से पहले रूही की अटेंडेंस पूछता है और फिर पता करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे बताता है कि रूही परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छा नहीं था, जिसका मतलब था कि उसके लिए उसे फेल भी किया जा सकता था। सीन चेंज होता है, जहाँ कि हम देखते हैं कि सीनियर चबी से मिलते हैं कैफेटेरिया में और फिर दोनों लंच करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं और बातों बातों में ही सीनियर शू के बारे में पूछने लग जाते हैं और बातों बातों में ही चबी उन्हें बता देता है कि शू कहाँ पर है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और वो खुश हो जाती है। और फिर वो उसे बताता है कि शू अपने ड्रामा क्लब के साथ बाहर गई हुई है और वो 2-3 दिनों में आ जाएगी। इसके बाद सीन रूही और नाज़ियान पर शिफ्ट होता है, जहाँ की रूही उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर गई थी, लेकिन वो उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाता है और फिर बताने लग जाता है कि वो सब कितना ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो ऑयली और स्पाइसी था, लेकिन रूही के धमकाने पर वो उसे खाने लग जाता है। टाइम स्किप होता है। नाज़ियान रूही के साथ में डिस्कस कर रहा था कि उसे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो एक्टिविटी की तरह में होगा, उसे क्या लेना चाहिए। रूही उसे डांस की क्लास में इनरोल करवा देती है, जहाँ कि उससे वो मोटा लड़का भी दिखता है जो कि सेमेस्टर की बिगनिंग में उसका प्रोजेक्ट पार्टनर था और वो अब रूही का अच्छा दोस्त भी था। क्लास स्टार्ट होती है और सभी को पार्टनर चूज़ करने के लिए कहा जाता है और सभी लड़कों को फीमेल पार्टनर होनी चाहिए, और यहाँ पर नाज़ियान की पार्टनर थी यांग। नाज़ियान उसके साथ में डांस करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि वो उसके बजाय उसके ड्रेस को पकड़ ले और नाज़ियान ऐसा ही करता है। वहीं रूही चबी के साथ में कैफेटेरिया में बैठी हुई थी, जहाँ कि दोनों हमेशा की तरह झगड़ा कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से चबी ये नोटिस करता है कि सारे लोग रूही को ही देख रहे हैं। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन रूही उसे कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उसे समझ आ जाता है उसकी तरफ सारे लोग क्यों देख रहे हैं, और वो तुरंत अपना फ़ोन बंद कर देता है। लेकिन तब तक रूही उसे देख चुकी थी, इसलिए वो उससे फ़ोन मांगती है और ना चाहते हुए भी उससे देना पड़ जाता है, जहाँ कि नाज़ियान और यांग के साथ में डांस करने वाली पिक्चर वायरल हो गई थी। चबी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो बस डांस कर रहा है, और रूही को इस बात से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने खुद ही उसे डांस क्लास में इनरोल करवाया था। लेकिन अगर उसे थोड़ा बुरा फ़र्क पड़ भी रहा था, फिर भी वो दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बाहर आने के बाद में वो सबसे पहले काम जो करती है वो नाज़ियान से पूछना कि वो कहाँ पर है, उसकी क्लास कैसी है और अगली कब है, जिसमें कि रिप्लाई में नाज़ियान से जवाब देता है कि उसकी क्लास अच्छी थी और अगली ट्यूसडे को है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शू अपना ड्रामा क्लब के टूर से वापस आ गई थी, जहाँ की बस से बाहर उतरते उसे सीनियर मिल जाते हैं। वो इस बात से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, फिर वो उसे उसके डॉर्म तक छोड़ने का ऑफ़र करते हैं। वो मना भी करती है, लेकिन फिर वो मान भी जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो उसे स्पाइसी फूड और आइसक्रीम देते हैं और शू उन्हें बड़े ही पोलाइटली कहती है कि वो ये सारी चीज़ें स्कूल का पसंद करती है, और चबी को ये सब कुछ पता है क्योंकि वो उसके साथ ही स्कूल में था, और वो उनसे कहती है कि वो उसके लिए ये सब कुछ ना करे। फाइनली सीनियर उसे बता देते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं। ये भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो चबी को पसंद करती है और वो उन्हें दोस्त की तरह रहने दे। शू इसके लिए मान जाती है और फिर उन्हें सॉरी कहती है उन्हें हर्ट करने के लिए। फिर वो उनके पूछने पर उसे कहती है कि चबी को बताना नहीं, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है, और फिर शायद बताने के बाद उसकी दोस्ती भी ना रहे। सीनियर उसे कहते हैं कि उसे ट्राई करना चाहिए, और हम देखते हैं कि रूही और नाज़ियान साथ में बैठकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन रूही कुछ अपसेट थी क्योंकि उसका कहना था कि पहले जब भी वो दोनों हाई स्कूल में थे तो बहुत ही खुश थे, और अभी साथ में बैठकर वो क्या करते रहते हैं। उनका होमवर्क भी एक जैसा था, इसलिए वो साथ में होमवर्क भी किया करते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं, तो वो चाह कर भी होमवर्क साथ में नहीं कर सकते। इतने में ही नाज़ियान उसका एक नोटबुक देता है और वो कहता है कि इसमें इंग्लिश के रूल्स लिखे हुए हैं और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
पहले तो रूही नखरे करती है लेकिन फिर वो उसे ले भी लेती है। अगले सीन में रूही एक जगह पर बैठी हुई ये सोच रही होती है कि नाज़ियान की डांस क्लास में उसे चेक करने के लिए क्या किया जाए, और वो खुद से बहुत ही ज़्यादा डिबेट कर रही थी कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगी और इसके बजाय वो नाज़ियान के दिए हुए कॉफ़ी मैप नोटबुक की मदद से अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ की कॉफ़ी को टेस्ट करेगी। और फाइनली जब वो लास्ट जगह पर पहुँचती है तो उसे एक अलग सा जाना पहचाना सा टेस्ट फील होता है और वो उस कॉफ़ी के कई सारे सिप्स भी लेती है और फाइनली उसके सामने में मिस्टर ली आ जाते हैं और रूही उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नाराज़ भी कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन मिस्टर ली उसे हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें पता था कि यहाँ पर वो ज़रूर पहुँच जाएगी, और फिर वो उसके हाथ में उस कॉफ़ी मैप नोटबुक की तरफ में इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नान जियान उनसे मिलने के लिए आया था। रूही उनसे नाराज़ होकर कहती है कि क्या वो उस नोटबुक को फॉलो करते हुए नहीं आती, लेकिन मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उन्हें यकीन था। फिर वो उसे दिखाते हैं कि लुई बिन भी उनके कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क कर रहा था, जो देखकर रूही खुश हो जाती है। सीन चबी पर शिफ्ट होता है, जो कि शू के आने का इंतज़ार कर रहा था और उसके आने पर वो उसे कई तरीक़ों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बस छोटा सा जवाब देती है और वहाँ पर चली जाती है। वो फाइनली उसे सवाल करती है कि क्या वो उसकी बातों को एक बार के लिए भी समझ पाता है, और चबी के एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ आती है कि चबी को अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुई बिन मिस्टर ली और रूही के साथ में उस कैफ़े में बातें कर रहा होता है, जहाँ कि मिस्टर ली रूही को उनके यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए इनवाइट करते हैं और रूही वहाँ पर मान भी जाती है। वो पेपर वर्क लेने के लिए अंदर जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर रूही को कॉल आ जाता है हॉस्टल के गेट पर जल्दी कि वो वहाँ पर बंद हो जाएगा, और वो भागते हुए जाने लग जाती है और फिर लुई बिन से कहती है कि वो मिस्टर ली को बता दे कि वो कल से आएगी, लेकिन रास्ते में ही रूही का फ़ोन डेड हो जाता है और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब उसे हॉस्टल में भी एंट्री नहीं मिलने वाली थी। इसलिए वो नानसियान के घर के आगे में चली जाती है और उनसे ऑकवर्ड होकर पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ पर एक रात के लिए रुकने के लिए दे सकता है, क्योंकि उसके हॉस्टल का गेट तो बंद हो चुका है और वो वहाँ पर अब नहीं जा सकती। नानसियान उससे कहता है कि उसका ही घर है और उसकी जब मर्जी वो यहाँ पर रुक सकती है। टाइम स्किप होता है और रूही शावर लेकर आई थी और नानसियान उसके हेयर को ड्राई कर रहा था, और ये यहाँ पर उनका एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और जब सोने की बात आती है तो वो डिसाइड करते हैं कि रूही रूम में सोएगी और नानजियान लिविंग रूम में। टाइम स्किप होता है और सुबह जब नानजियान रूही को देखने के लिए जाता है तो वो सोई हुई थी, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। लेकिन वो इतना आवाज़ कर रहा था कि रूही की तो वहाँ पर नींद ही खुल जाती है और फिर वो उसे कहती है कि आवाज़ कम करे, उसकी क्लास आज लेट है तो वो आज सोएगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो अपने हॉस्टल में है। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एम्बैरस हो जाती है। लेकिन जब वो नानजियान के ऊपर आने की आवाज़ को सुनती है तो वो वापस सोने का ड्रामा करने लग जाती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और नानजियान समझ जाता है कि वो फिर से उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है। ये देखकर रूही के मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर वो नान को उसके दांत को ब्रश करने के लिए भेजता है। इसके बाद में दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है जहाँ की रूही कैफ़े में काम के लिए जा रही होती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि कैसे नानजियान रूही जैसी अजीब लड़की के साथ में है, लेकिन रूही को इस बात का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपना काम करती ही रहती है, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियाँ उसे परेशान करने की भी कोशिश करती है, लेकिन इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम स्किप होता है, कैफ़े में यांग फी भी आ जाती है और वहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन लुई बिन उसे कॉफ़ी देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे रूही और नानजियान के बीच आने वाली लड़की समझ रहा होता है। उससे बहस करने लग जाता है। मिस्टर ली भी उसे समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली उसे वहाँ पर कहते हैं क्योंकि वो उसके इमोशन को समझ रहे थे, और फिर वो यांग फी को उसकी बातों का बुरा ना मानने के लिए कहकर वहाँ से उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम रूही और नानजियान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ की फाइनली रूही उससे उसकी डांस क्लास और उसके और यांग फे के बारे में उड़ने वाली अफवाहों के बारे में कहती है। नानजियान उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है, और ये भी कि अगर वो इसे परेशान हो रही है तो वो क्लास को नहीं जाएगा, वो उसे छोड़ देगा। लेकिन रूही इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि उस पर उसे पूरा यकीन है और अभी छोड़ने पर उसे दोबारा उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में ही लेना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूही अपना सामान लेकर कहीं पर जा रही होती है। उसकी दोस्त जब उससे पूछती है तो रूही उसे बताती है कि वो नानजियान के घर रहने के लिए जा रही है। उसकी दोस्त इस बात पर उसे चिढ़ाने लग जाती है, इसलिए रूही उसका मुंह बंद कर
उसे ऑफ़र करती है, इसलिए कि 1 महीने तक वो उसकी कॉफ़ी के पैसे पे करेगी। और उसकी दोस्त ये डील को मान भी जाती है और उसकी मदद करने लग जाती है। जब रूही वहाँ पर पहुँच जाती है तो सामान ऊपर ले जाने के लिए नानजियान आता है, जो कहता है कि अभी उसमें एनर्जी नहीं है और वो चार्ज होने के लिए कुछ चाहता है। इसलिए रूही उसके चीक्स पर किस कर देती है और उनका एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ पर रूही और नानजियान कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि नानजियान मिस्टर ली के कैफ़े में जाएगा या नहीं। जब रूही वहाँ पर काम कर रही होगी, सीन चेंज होता है और फिर रूही कैफ़े में काम कर रही थी। वहाँ वो कॉफ़ी दे रही होती है और लुई भी उसकी पिक्चर्स लेता है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहा था। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो इसके उससे पैसे भी नहीं मिलेंगे और उसे सैलरी से ही सारे पैसे कट जाएंगे। वो डिसाइड कर ले कि उसे सैलरी के पैसे चाहिए या फिर नहीं। रूही वहाँ से कॉफ़ी लेकर चली जाती है। फिर वो देखती है कि नानजियान भी वहीं पर बैठा है और सभी लड़कियाँ उसे ही देख रही थी। लुई बिन भी वहाँ पर आकर नानजियान की कुछ पिक्चर्स लेता है, जो कि अच्छी आई हुई थी। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो पिक्चर्स रूही ने ली थी वो कुछ खास नहीं थी। एक लड़की आकर उससे नानजियान की पिक्चर्स मांगती है, लेकिन इसके लिए रूही साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू वहाँ पर रूही के साथ में बैठी बातें कर रही थी। फिर वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। चबी कितना बेवकूफ़ है, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता। इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर शू जाने लग जाती है, लेकिन चबी उसे उसका पीछा करता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर रूही कहती है कि वो नानजियान के घर में शिफ्ट हुई है, इसलिए आज वो दोनों साथ में उनके साथ डिनर करें और सभी साथ में डिनर करेंगे। इसके लिए वो लोग मान भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैफ़े में लुई बिन को बुरा लग रहा था कि उसने यांग फी को गलत समझ लिया, क्योंकि यांग फी ने तो इंटरनेट से उसकी और नानजियान के पिक्चर्स को हटवाया था। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं और बातें करते कि वो कैफ़े आए हैं और लुई बिन उनका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। जब वो वापस उनका ऑर्डर बनाने लग जाता है तो उसके सवाल पर कि क्या उसे उस कॉफ़ी के लिए मना नहीं करना चाहिए था, लुई बिन जवाब देता है कि वो माफ़ी चाहता है उसे गलती समझने के लिए। इतने में मिस्टर ली 6 कॉफ़ी कप लाते हैं और यहाँ पर यंग फी उसे कहती है कि अगर वो उसे पी गया तो माफ़ कर देगी, और वो ऐसा ही करता है। और ये देखकर यांग फे भी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे माफ़ भी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में लुई बिन सोचता है कि उसे 6 कप कॉफ़ी पीने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो मिस्टर ली उसे बताते हैं कि उन्हें ज़्यादा पानी था इसलिए। इसके बाद में सीन रूई और नानजियान के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ के रूई भी, नानजियान, चाबी और शू सारे लोगों से बात कर रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, और सजेस्ट करने पर कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। दोनों साथ में वहाँ पर बैन करते हैं। खाना खाते वक्त भी शू चाबी से बातें कर रही होती है और थोड़ी देर में वो वहाँ से उठकर चली जाती है। चाबी को रोई उसके पीछे ज़बरदस्ती भेज देती है। सीन नेक्स्ट डे कॉफ़ी शॉप में शिफ्ट होता है, जहाँ की मिस्टर ली नानजियान के साथ में बैठे थे और रूई के कॉफ़ी लाने पर वो उसे 8 मार्क्स देते हैं 10 में से। रूई खुश हो जाती है और फिर वो उसे कॉफ़ी शॉप ओनर की गैदरिंग का इनविटेशन भी देते हैं और उसे अटेंड करने के लिए भी कहते हैं। रूई इससे खुश हो जाती है, लेकिन वो नर्वस भी थी जाने को लेकर। इसके लिए बहुत सोचने के बाद में वो हाँ कर देती है और फिर नानजियान उसके साथ में वहाँ पर जाने की बात करता है और रूई बैठी पढ़ रही होती है और वो कुछ पी रही होती है। नानजियान के पूछने पर वो उसे कहती है कि वो अदरक का काढ़ा पी रही है। नानजियान ये सुनकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे कि वो उसे जवाब देती है कि हाँ वो ठीक है, और फिर उसे भी टेस्ट करने के लिए देती है, लेकिन नानजियान को वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। रूई उसके एक्सप्रेशन पर हंसते हुए कहती है कि उसने तो कहा था कि वो कड़वी चीज़ हो सकती है, उसे बस थोड़ी सी खांसी है और जुकाम है। इस बात पर नानजियान उसे और क्लोज से चेक करने लग जाता है। टाइम स्किप होता है और अगले दिन सीन शू पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने ड्रामा क्लब में थी और वहाँ पर चबी भी था। उसके एक्ट के ख़त्म होने के बाद में वो एक जगह पर बैठ जाती है और उसकी सीनियर को वो टेंशन होती है और पूछने लग जाती है। बस इतने में ही वो कहती है कि अब वो क्या करे। वो किसी से प्यार करती है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। उसकी सीनियर बस उससे इतना कहती है कि रोने से अच्छा है कि वो खुद पर ध्यान दे, और भले ही वो फिज़िकली रो के दिखा नहीं रही, पर वो जानती है कि शू अभी बहुत ही ज़्यादा सैड है। शू भी उनकी बातों को समझती है और उसके जाने के बाद में चबी भी वहाँ पर आकर उससे बहुत सारी ड्रिंक्स देता है और माफ़ी भी मांगता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि शू आखिर उससे नाराज़ क्यों है। शू वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं समझाती और बस इतना कहती है कि
अब उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा अलग है। और उसके साथ में नॉर्मली बात करते हुए वो वहाँ से जाने लग जाती है। आगे चबी बहुत ही फ़नी हरकतें करता है, शू के बॉडीगार्ड की तरह में एक्ट करने लग जाता है और उसे बताता है कि एक ड्रामा आने वाला है। नेक्स्ट सीन, नानजियान और रूई कॉफ़ी शॉप में थे जहाँ की सीनियर भी थे, और तभी वहाँ पर शू और चबी भी आ जाते हैं, जहाँ की चबी सीनियर से अपने बास्केटबॉल के बारे में बातें करने लग जाता है और रूई को उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है। वो शू से पूछती है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया क्या। शू ने उसे बता दिया था, जिस पर कि शू उसे कहती है कि अभी उसे कुछ भी समझाने वाले नहीं, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहता है। रूई ऑफर करती है कि वो और नानजियान चबी से बात करेंगे, लेकिन शू वहाँ पर मना कर देती है। और इसके बाद में सभी लोग वहाँ पर रूई के आने वाले कॉफ़ी मेकिंग कंटेस्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है, जहाँ पर कि हम रूई को उसकी मॉम की भेजी कॉफ़ी मशीन रिसीव करते हुए देखते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और नानजियान को बिठाकर बहुत सारी कॉफ़ी बनाकर पिलाती है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन इस बीच वो उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। फाइनली नानजियान उससे कहता है कि शायद उसे भी बहुत कॉफ़ी पी ली है, उसे अब टेस्ट ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो कल ट्राई करेंगे, जिसके लिए रूई भी मान जाती है। लेकिन रात में दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा होता है, क्योंकि उन्हें बार बार वॉशरूम में जाना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन कॉफ़ी शॉप में होता है, जहाँ की रूई की फ्रेंड उसकी कॉफ़ी आर्ट की तारीफ करती है, और वहीं पर दूसरी तरफ लुई बिन भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करके रूई की कॉफ़ी को फेमस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कॉफ़ी ही काफ़ी थी। लेकिन रूई मेहनत करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद कि उसकी मदद वहाँ पर नानजियान भी करता है, और हम कई सारे सीन्स को एक साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ की रूई कॉफ़ी बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी और नानजियान अपने एग्ज़ाम की, चबी बास्केटबॉल की और शू ड्रामा की, और साथ ही वो चबी को मोटिवेट भी कर रही होती है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ की नानजियान रूई के साथ में वहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। लेकिन मिस्टर ली उसके साथ में वहीं पर गए हुए थे। रूई नर्वस थी, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होते ही वो मन लगाकर कॉफ़ी बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नानजियान भी अपना पेपर दे रहा होता है। रूई की कॉफ़ी जजेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और फिर वो रिजल्ट के टाइम का वेट करने लग जाते हैं। रूई बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन टॉप 5 में रूई भी थी, जिसका मतलब था कि उसे सेकेंड राउंड में भी जाना है। रूई इसके लिए रेडी नहीं थी, और इससे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो हॉल से बाहर चली जाती है। वो नानजियान को कॉल करती है, लेकिन वो अब भी एग्ज़ाम में था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब यहाँ पर मिस्टर ली उसे फिर से समझाने लग जाता है कि उसे कॉफ़ी ये सोचकर बनाना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट पर्सन कौन है, उसके साथ में वो कितना हैप्पी मोमेंट्स बिता सकती है। रूई फाइनली कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है और अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। वहीं नानजियान भी अपना पेपर अच्छे से देने लग जाता है, वो कंप्लीट कर लेता है और रूई के पास में जाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ रूई बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाती है, और जब तक नानजियान वहाँ पर आता है तब तक जजमेंट ख़त्म हो चुका था, और रूई उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती है। और अब फाइनली रिजल्ट का टाइम भी आ जाता है, लेकिन रूई को कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता। नानजियान इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर रूई उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, वो सेकेंड राउंड तक आई, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। टाइम स्किप होता है, रूई मिस्टर ली के साथ में वहाँ पर खड़ी थी, जहाँ की नानजियान भी था। तभी वहाँ पर कंपटीशन की इटालियन जज आकर रूई को उनके साथ में इटली में काम करने के लिए ऑफ़र करती हैं, और ये भी कहती है कि वो उसका पूरा एक्सपेंस उठाएंगी। रूई उनकी बात को पोलाइटली मना कर देती है और बताती है कि उसने कुछ और दोस्तों ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और वो सबके सपने एक साथ नहीं तोड़ सकती। लेकिन फिर वो जज रूई को अपना कार्ड देकर उसे कहती है कि जब भी वो चाहे वो इटली आ सकती है फ्यूचर में। रूई खुशी से उनका कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो ये भी देख पाती है कि नानजियान भी अब उसे देख रहा था। चर्च के जाने के बाद में वो आता है और रूई वॉशरूम चली जाती है, और नानजियान बस उसे उदास आंखों से देखता रहता है, मानो वो कुछ सोच रहा हो। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ की जब नानजियान अंदर जाता है तो वो देखता है कि रूई उसके सामने में मुस्कुराते हुए खड़ी थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या बात है, और रूई जवाब में उससे बस इतना कहती है कि वो उसके साथ में चले। फिर वो डाइनिंग टेबल के पास में जाती है, जहाँ कि उसने बहुत ही सारा खाना बनाया था। नानजियान ये देखकर भी खुश हो जाता है और सरप्राइज भी। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। लेकिन नानजियान नोटिस करता है कि उसे खाना बनाने में रूई को बहुत ही ज़्यादा चोटें आई है, और फिर वो उसे कहता है कि वो आगे से खाना ना बनाए। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ की लुई बिन और चबी रूई के साथ में कैफ़े में बैठे थे। उसे डांट रहे होते हैं इतना अच्छा ऑफ़र ठुकराने के लिए, और वो उसे सोचने के लिए कहते हैं कि अगर नानजियान को ये पता चला तो उसे कैसा लगेगा। लेकिन रूई उसे नानजियान को बताने से वॉर्न करती है, क्योंकि उसका कंपटीशन आने वाला है।
तभी वहाँ पर नानजियान भी आ जाता है और रूई को एक बुक देता है जो कि इटालियन सीखने के लिए थी, और वो उसे कहता है कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएगी और वो भी उसके साथ में जाएगा। उसने बात कर ली है और उन जजेस से, और वो भी कंपटीशन में पार्ट डाला है। ये सुनकर सब भी खुश हो जाते हैं। और जब भी वहाँ पर कहता है कि नानजियान के पास में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, सीन चेंज होता है जहाँ के चबी सीनियर के साथ में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो वहाँ पर बैठा होता है। वो उन्हें अपने साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है और वो रूई और नानजियान के साथ भी था। लेकिन वहाँ वेन्यू पर पहुँचने पर जब वो वहाँ से शू को देखता है तो वो वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो चबी से कहता है कि वो चबी को सक्सेसफुल होता देखना चाहता है, इसलिए उसकी मदद कर रहा है। चबी अंदर जाने के बाद शू को भी ये बताता है और शू फिर से अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती। वो उसे बताती है कि रूई और नानजियान नहीं आएंगे और थोड़ी देर बाद उधर ही वो बातें कर कर चली जाती है। और वो रूई और नानजियान के घर पहुंचकर रूई से बात करते हुए उसे बताती है कि सारी लाइफ उसका सब कुछ प्री डिसाइडेड ही था, इसलिए अब वो चबी के बिहेवियर से खुद कंफ्यूज हो गई है कि क्या वो उसे पसंद भी करती है या फिर नहीं। और ये बात वो किसी से भी ना कहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर रूई नानजियान के पूछने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं बताती और दोनों इसके बाद में एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते क्योंकि नानजियान उसे बताने के लिए फोर्स भी नहीं करता। सीन दूसरी तरफ लुई बिन पर शिफ्ट होता है जो कि कैफ़े बंद कर कर जा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि यांग फे वहाँ पर हंस रही थी, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो भी साइलेंटली उसका पीछा करने लग जाता है। और आगे जाने पर वो आदमी यांग फे को किडनैप करने की कोशिश करता है तो लुई बिन उसे खूब पीटता है, लेकिन यांग फे डर गई थी, इसलिए वो उसे प्यार से समझाता है और फिर वो उसे हॉस्टल भी ड्रॉप करने के लिए चला जाता है और कहता है कि कभी भी अगर उसे उसकी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। जाने से पहले यांग फे स्माइल करते हुए प्यार से उसे कहती है कि वो एडमिशन ले सकता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसके मार्क्स रूई से थोड़े ही कम है और कम से कम वो अगले साल तक तो उसका वेट करेगी ही ना। लुई बिन ये सुनकर खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट डे नानजियान प्रोफेसर को भी बता देता है कि वो कंपटीशन में पार्ट ले रहा है और फिर नानजियान के पहले के रूममेट्स भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके कॉम्पिटिटर को मजाक में ऑफेंड भी कर देते हैं। सीन घर पर शिफ्ट होता है जहाँ की नानजियान रूई को अपना डिज़ाइन दिखाता है कि वो क्या बनाने वाला है कंपटीशन में, और फिर वो दोनों उसके लिए स्पेशल लकड़ी ढूंढने लग जाते हैं। इसके लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं और एक जगह से चुराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के पकड़े जाते हैं और वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद में उन्हें एक वार्निंग के साथ में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। फिर नानजियान के अंकल उसे एक लकड़ी के कारखाने जैसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ के नानजियान को एक बहुत ही पुरानी लकड़ी ढूंढ लेता है और फिर वो उसे ख़रीदने की बात कहता है। उसके अंकल ओनर से बात करने के लिए चले जाते हैं और रूई उससे पूछती है कि वो इतनी पुरानी और सड़ी गली हुई लकड़ी का क्या करेगा, तो नानजियान उसके सवाल का जवाब सवाल से देता है और उसे पूछता है कि वो बताए कि ये लकड़ी कितनी पुरानी होगी। रूई जवाब देती है कि 30-40 साल पुरानी होगी। नानजियान उसे बताता है कि नहीं, ये 300 साल पुरानी है और ये सारी एक ही पेड़ की है। ये सुनकर रूई उसके कंधे पर उसे रखकर कहती है कि वो भी उसके साथ में हमेशा वैसे ही रहेगी। हम नानजियान को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहा होता है और उसके दोस्त भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रूई भी वहाँ पर मौजूद थी। नानजियान के दोस्त वहाँ उसे काम करता देखकर एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि कंपटीशन में नानजियान ही जीतेगा, और इसलिए वो नानजियान की हेल्प करने के लिए भी चले जाते हैं, जिसके बाद में कि रूई कैफेटेरिया में जाकर उन सभी लोगों के लिए लंच बनाती है। और वहाँ पर एक लड़का रूई से पूछने लग जाता है कि नानजियान इतना सारा खाना अकेले ही कैसे खाएगा, तो रूई उसे कहती है कि ये सारा खाना नानजियान के साथ साथ उसके रूममेट्स भी खाएंगे क्योंकि वो नानजियान की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। अब रात को नानजियान अपने घर पर होता है और कुछ काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और अचानक से उसे रूई के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने के लिए वो रूई के रूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ एकदम से रूई डर के बाथरूम में से निकलती है, जिसे कि टॉवल में देखकर नानजियान वापस से अपने रूम की तरफ मुड़ जाता है। जिसके बाद में वो दोनों सोफा पर बैठे होते हैं। वहाँ उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, जिसके बीच में नानजियान रूई का कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, पर यह सुनकर रूई और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और इसलिए वो टॉपिक को बदलते हुए नानजियान से लाइट के बारे में पूछती है, जिस पर कि नानजियान उसे बताता है कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं वो जगह पर बहुत ही पुरानी है और इसलिए शायद सर्किट अच्छे से ना होने की वजह से लाइट चली गई होगी। जिसके बाद में वो रूई के गीले बालों को देखकर उसके लिए टॉवल लेने के लिए जाता है, उसके बालों को सुखाता भी है, जिससे कि रूई उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा भी उसके बाल को इसी तरह सुखाया करती थी क्योंकि उनका कहना था कि गीले बालों के साथ सोने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उसे रूई ये भी कहती है कि जब वो उसे नानजियान के साथ में रहने लगी है
उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि नाज़ियान उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर लाइट वापस से आ जाती है और रूई नाज़ियान को गुड नाइट कर सोने के लिए चली जाती है, जहाँ कि अपने रूम में जाकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लग जाती है क्योंकि वो नाज़ियान को किस करने वाली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नाज़ियान अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जहाँ के उसके दोस्त भी उसकी मदद कर रहे होते हैं और ये सब कुछ गाओपिंग भी बाहर से देख रहा होता है और वो नाज़ियान से थोड़ा जेलस भी फील करता है। वहीं दूसरी तरफ चाबी भी अपने मैच में होता है और वो नोटिस करता है कि शू उसका मैच देखने के लिए आई भी नहीं, जिससे कि वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और शू से मैसेज पर पूछता है कि वो क्यों नहीं आ पाई और इस पर शू भी उसे बताती है कि वो अपने रिहर्सल में बिजी थी। जिसके बाद में कि हम नाज़ियान को देखते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर एक नोटबुक पर जाता है जो कि असल में रूई का था और उसमें रूई नाज़ियान को टाइम पर खाना खाने के लिए कहती है, जिसे पढ़कर नाज़ियान को बहुत ही अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लग जाता है और थोड़ी ही देर में रूई भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ की नाज़ियान की प्रोजेक्ट में हेल्प करने लग जाती है। सुबह होते होते उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, पर वो दोनों सो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह उनकी नींद देर से खुलती है और अब उन्हें 1 घंटे में कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ नाज़ियान के दोस्त और प्रोफेसर नाज़ियान का ही वेट कर रहे होते हैं, जहाँ की रूई फ़ोन करके शू से जल्दी पहुंचने की हेल्प मांगती है। इसलिए शू भी सीनियर के साथ में उसकी कार में रूई और नाज़ियान को पिक करने के लिए चली जाती है, पर रास्ते में चबी शू को सीनियर के साथ में देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि शू ज़रूर उसे कुछ छिपा रही है और शायद सीनियर की वजह से शू उसे इग्नोर कर रही है, जिससे कि चबी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लग जाता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी होता है और प्रोफेसर भी कुछ अनाउंसमेंट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नाज़ियान और रूई अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुँच जाते हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन में आए हुए थे और एक रिपोर्टर नाज़ियान को उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, जिस पर कि नाज़ियान उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट उसने 2 तरह की वुड से बनाया है, जिससे ये समझाना चाहता है कि कुछ लोग ट्रीज की तरह अकेले पैदा होते हैं और वो इम्परफेक्ट भी होते हैं, पर इसमें उन्हें एक पार्टनर अगर मिल जाए जिसके साथ वो रहते हैं और अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं, जैसे कि ट्रीज करती है। और ये सब कुछ सुनकर उस रिपोर्टर को नाज़ियान का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे पूछती है कि उस प्रोजेक्ट को किस प्राइस में वो बेचेगा, जिस पर कि नाज़ियान उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट रूई का गिफ्ट है और वो इसे कभी भी नहीं बेचेगा। जिस पर कि रिपोर्टर रूई के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि रूई उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे कि सब वहाँ पर चीयर करने लग जाते हैं। अब कंपटीशन के बाद में सीनियर सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। उनमें से एक चबी को भी देने लग जाता है, पर चबी सीनियर के हाथ से कॉफ़ी नहीं लेता और इसलिए रूई चबी को अपनी कॉफ़ी दे देती है। अब वहाँ पर रूई सीनियर को थैंक्स भी बोलती है और अपने साथ में ट्रीट पर आने के लिए कहती है, जिसके बाद में कि वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर चबी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वहाँ पर बार बार नाज़ियान को समझाता है कि वो इटली जाने के बाद में रूई का अच्छे से ख्याल रखे। और जब सीनियर वहाँ से जाने लग जाते हैं तो चबी उन्हें रोक लेता है कि तभी वहाँ पर शू भी आ जाती है, जहाँ की चबी गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है और शू भी उसके पीछे जाती है और उसे संभालने के लिए, जिसके पीछे सीनियर भी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ रेस्टोरेंट में नाज़ियान ड्रिंक करने की कोशिश कर रहा था तो रूई उसे रोक देती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। उसके बाद में कि हम देखते हैं कि रास्ते में चबी रूई को बहुत ही बार आई लाइक यू बोलता है, पर वो उसके साथ में डांस करने के लिए कहता है, जहाँ के साथ साथ हमें चबी और शू के बचपन का सीन भी दिखाया जाता है कि वो बचपन में भी इसी तरह डांस किया करते थे। अब डांस करते हुए चबी शू के सर पर किस करने ही वाला होता है कि शू उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है कि जब भी वो चबी से दूर जाने की कोशिश करती है तो चबी उसके ज़बरदस्ती पास आ जाता है और इसके साथ वो चबी को खुद से दूर करने के लिए कहती है, जहाँ की चबी उसे मनाने की भी कोशिश करता है, पर शू उसे धक्का देकर सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। जो सब कुछ सीनियर भी वहाँ दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि नाज़ियान इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो रूई उसे ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकती है, पर वो नहीं मान रहा होता है और रूई के थोड़ा नज़दीक आकर उससे कहता है कि ये ड्रिंक उसकी GF लाई है और वो किसी को भी नहीं हाथ लगाने के लिए देगा। जिसके बाद में कि रूई नाज़ियान का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ एक गेम खेलती है, जिसमें कि 1 2 3 काउंट पर सोना था, जहाँ की नाज़ियान काउंट करने से पहले ही सो जाता है। आखिर ये गेम रूई ने जो प्ले करने के लिए कहा था, पर नाज़ियान तो नींद में भी रूई का नाम ही लिए जा रहा था और कह रहा था कि वो हमेशा रूई का बनकर रहना चाहता है। अब अगले दिन नाज़ियान के सर में दर्द हो रहा होता है, जिससे कि वो रूई के कंधे पर सर रखकर सो जाता है और रूई उसे पीने के लिए वार्म वाटर भी ला कर देती है, जहाँ वो ये भी कहती है कि वो बस कंपटीशन के रिजल्ट आने का वेट कर रही है और इटली जाने के बाद भी वो नाज़ियान की मदद करेगी और बहुत ही मेहनत करेगी। जिसके साथ ही वो नाज़ियान के हाथ को भी पकड़कर खुशी से डांस करने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों इटली जा रहे होते हैं।
अब हम देखते हैं कि रूही अपने कैफ़े में होती है जहाँ वो ली से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यूफाई भी आ जाती है और वो रूही को इटालियन लैंग्वेज सिखाने के लिए आई हुई थी। और वहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि यूफाई और रूही की हाई स्कूल में किसी बात पर लड़ाई हुई थी। इसके लिए अभी भी रूही यूफाई से सॉरी भी कहती है। जिसके बाद में कि वो उसे इटालियन सिखाती है और जिसके बाद में कि वहाँ पर नानजियान भी आ जाता है जो कि रूही को इतनी ज़्यादा मेहनत कर कर देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद में वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ के वो लोग देखते हैं कि नानजियान के प्रोजेक्ट को बहुत सारे वोट्स मिल रहे हैं और सबको यही लग रहा होता है कि नानजियान ही फर्स्ट आएगा। और तभी नानजियान और रूही को एक ही टाइम पर एक ही मैसेज आता है और वो मैसेज था सिस्टर जिंग का और वो उन दोनों न्यू ईयर पार्टी में साथ में एंजॉय करने के लिए कहती है। न्यू ईयर पार्टी में नानजियान और रूही अपनी अपनी मॉम से मिलते हैं और उनकी मॉम भी एक दूसरे से मिलती है जहाँ की वो सब लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और रूही के ग्रैंडपा नानजियान को एक रेड पैकेट देकर अपनी फैमिली में शामिल भी कर लेते हैं। जिसके बाद में कि नानजियान की मॉम रूही से अकेले में कुछ बात करती है। वहाँ वो रूही को थैंक्स भी बोलती है क्योंकि रूही ने नानजियान को बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, जिससे कि वो रूही को हमेशा नानजियान के साथ में रहने के लिए कहती हैं। और वो सारे लोग एक साथ बैठकर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू करते हैं। जैसे ही न्यू ईयर आने वाला होता है तब नानजियान तो रूही को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और आई लाइक यू भी कहता है, जहाँ कि वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अगले दिन वो दोनों अवार्ड फंक्शन के लिए एक दूसरे की ड्रेसेस भी चूज़ करते हैं और अब था अवार्ड का दिन जहाँ की नानजियान बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था और रूही और चबी से मिलकर उसे शांत करा रहे होते हैं और कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। अब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो सीनियर प्रोफेसर के हाथ में एक पेपर को लेकर देता है, जिसे देखते ही प्रोफेसर स्टेज पर उतरकर सीधे नानजियान के पास में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ थी, जिस वजह से कमेटी ने उसे कंपटीशन से बाहर रख दिया है। और ये सुनकर नानजियान और रूही बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाते हैं। रूही को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसे बैक स्टेज लेकर जाते हैं, जहाँ की सीनियर उसे बताता है कि असल में नानजियान पर किसी और का आइडिया कॉपी करने का आरोप लग गया है, जिस वजह से उसे कंपटीशन से बाहर किया गया है। पर नानजियान और रूही श्योर थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसे प्रूव करने के लिए वो सब नानजियान के वर्क प्लेस पर भी जाते हैं और प्रोजेक्ट का डायग्राम ढूंढने भी जाते हैं। अब वो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं पर वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सारी चीज़ें गायब थी। और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि किसी ने अवार्ड कैंसिल कर दी है। इसकी न्यूज़ तो कॉलेज में फैला भी दिया है, यानी कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया था। वो लोग प्रोफेसर से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ कि उन्हें पता चलता है कि किसी ने नानजियान का ही प्रोजेक्ट को बनाकर वहाँ पर 2 हफ्ते पहले एक मैगजीन में प्रिंट करवा दिया था। अगर उन्हें नानजियान को सही प्रूफ करना है तो उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नानजियान का प्रोजेक्ट आइडिया 2 महीने पहले का था। अब घर जाकर रूही नानजियान से कहती है कि जब तक वो नानजियान को सही साबित नहीं करेगी वो अकेले इटली भी नहीं जाएगी, जहाँ पर नानजियान रूही को समझाने की भी बहुत कोशिश करता है पर रूही अपनी बात पर अड़ी हुई रहती है। वो नानजियान को मुसीबत में छोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं जाएगी। जैसे कि नानजियान इमोशनल होकर उसे किस कर लेता है, लेकिन नानजियान रूही को कहता है कि वो रूही के ड्रीम्स को पूरा करेगा और वो दोनों साथ में अब्रॉड भी जाएंगे, जिससे कि रूही भी उसे कहती है कि वो दोनों अपने आप को सही साबित करके ही अब्रॉड साथ में जाएंगे। जिसके बाद में कि वो दोनों वापस से किस करने लग जाते हैं। अगले दिन अब जब चबी और शुभी नानजियान के घर में पहुंच जाते हैं तब वहाँ पर रूही उन्हें आगे का प्लान समझाती है कि वो लोग 2 के ग्रुप में जाकर सबसे पहले उस मैगजीन में बने प्रोजेक्ट के डायग्राम को देखेंगे और वहाँ पे मालिक को भी ढूंढेंगे और फिर वो ये प्रूव करेंगे कि नानजियान का प्रोजेक्ट डायग्राम उस मैगजीन डायग्राम से पहले बना था। जहाँ की छवि रूही को सजेशन देता है कि मैगजीन वाले काम के लिए वो और शू जाकर सब कुछ पता कर लेंगे, क्योंकि वो शू के साथ में टाइम स्पेंड करके सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता था। पर शू ये बात नहीं मानती और कहती है कि वो रूही या फिर नानजियान के साथ में ही चली जाएगी। लेकिन तभी नानजियान रूही को समझाता है कि उसे अपनी इटालियन लैंग्वेज की क्लासेस पर भी ध्यान देना चाहिए और बाकी काम वो खुद कर लेगा, जिसकी वजह से शू और चबी को साथ में ही मैगजीन का पता लगाने के लिए जाना पड़ जाता है। और फिर नानजियान एविडेंस ढूंढने के लिए भी डिसाइड करता है कि उसका डायग्राम उसकी वर्क प्लेस पर किसने चुराया। इधर शू लाइब्रेरी में बैठकर उस मैगजीन के पब्लिशर को ईमेल लिख रही होती है और तभी वहाँ पर चबी भी आ जाता है और फिर वो शू के लिए कॉफ़ी भी लेकर आया था। वो लोग लाइब्रेरी में कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से चबी शू के साथ अपने काम में लग जाता है और वो भूल जाता है कि वो लाइब्रेरी में ही है, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लग जाता है। पर तभी शू उसे शांत करवाती है और काम पर ध्यान देने के लिए कहती है, जहाँ की चबी शू को मनाने की भी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि शू को उसका बास्केटबॉल मैच भी देखने के लिए आना चाहिए, जिसके लिए वो अगले हफ्ते होने वाले सिलेक्शन मैच में शू को इनवाइट भी करता है। पर तब तक शू चबी को मैगजीन ईमेल लिखने के लिए कहकर वहाँ से चली भी जाती है।
इसके बाद में कि हम देखते हैं कि नाज़ियान जब अपने हाई स्कूल जाता है तो वहाँ पे सारे लोग उसके बारे में ही बात करने लग जाते हैं कि नाज़ियान एक चीटर है। और ये सब कुछ सुनकर नाज़ियान अपनी कैप लगाने लग जाता है ताकि वो खुद के फेस को कवर कर सके। पर तभी वहाँ पर रूही आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और हिम्मत रखने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो उसके बाद में वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ भी कुछ बच्चे नाज़ियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर नाज़ियान को बहुत ही बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पर रूही वापस से उसका साथ देती है और उसे कानों में हेडफोन्स लगा देती है ताकि नाज़ियान को लोगों की बातों को सुनना ही ना पड़े। जहाँ वो नाज़ियान को नोटबुक में लिखकर बताती है कि वो हमेशा उसके साथ है और वो बस ब्रेव बनकर रहे। उसके बाद वो दोनों अपना सर टेबल पर रख लेते हैं और एक दूसरे को देखने ही लग जाते हैं और खुश होते हैं। अब रूही और बाकी सारे लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं, जाके चबी उन्हें बताता है कि उन्हें मैगज़ीन पब्लिशर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो और तभी वहाँ पर नाज़ियान का दोस्त उन लोगों की बात करते हुए एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, जहाँ की चबी उससे ये ऐसा करने की वजह पूछता है। तो वो बताता है कि वो शुरू से ही नाज़ियान के वर्क की और उसके साथियों की फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता था ताकि वो अपने आर्टिकल को बना सके। और उसके लैपटॉप में ही नाज़ियान के कुछ और भी फ़ोटोज़ होते हैं जिन्हें देखने के लिए चबी उसे उसका लैपटॉप छीन लेता है, जिससे कि वो सब एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। पर तभी रूही उन सब लोगों को रुकने के लिए कहती है। नाज़ियान के दोस्त से उसका लैपटॉप ले लेती है, जिसमें कि उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ती है और उसमें नाज़ियान अपने लैपटॉप में अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइन बना रहा होता है। जिसे देखकर नाज़ियान और रूही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक एविडेंस तो मिल गया था कि प्रोजेक्ट नाज़ियान ने ही डिज़ाइन किया है। और ये चीज़ वो प्रोफेसर को भी जाकर बता देते हैं, जैसे कि प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि जल्दी ही नाज़ियान को इनोसेंट प्रूव करेंगे। और अब ये सारी खबर रूही चबी को भी बता देती है, जिसके बाद में कि चबी उसे और नाज़ियान को भी अपने मैच में इनवाइट करता है और फिर शू को भी मैसेज करता है कि वो उसका मैच देखने के लिए ज़रूर आए क्योंकि चबी शू के लिए ही सब कुछ कर रहा होता है। जिसके बाद में कि वो रास्ते में शू से भी मिलता है और उसे बताता है कि जब बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोटा था तो शू ने उसे बास्केटबॉल ज्वाइन करके अपने वेट को लूज़ करने में उसकी हेल्प भी की थी और शू के बिना ये सब कुछ वो कभी कर ही नहीं पाता। इसकी वजह से वो शू को बार बार उसका मैच देखने के लिए इनवाइट करने लग जाता है, पर शू उससे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और फिर जाते जाते ये कह देती है कि उसे बास्केटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद में वो दिन आ जाता है जब चबी का सिलेक्शन मैच था, पर शू वो देखने के लिए नहीं जाती। जिसके बाद में वो रात को अपने घर पर जा रही होती है, तब वो रूही को देखती है जो कि उसे बताती है कि चबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जैसे कि शू जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि चबी के पैर में फ्रैक्चर होता है। इसे देखकर शू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वो चबी को बास्केटबॉल खेलने के लिए हेल्प करती थी और वो दोनों साथ में कितने खुश थे। पर तभी अचानक से चबी की नींद खुल जाती है और वो अपने पास में शू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जहाँ कि शू भी चबी से माफ़ी मांगती है और चबी भी शू से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि शू के साथ में जितने वक्त के लिए भी वो था, वो वक्त उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यही वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं, जो कि सीनियर रूम के बाहर में खड़े होकर देख लेता है और एक फ्रूट बास्केट के साथ में एक बॉक्स रखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में रूही भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस बास्केट को अंदर लेकर जाती है, जहाँ कि जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक ब्रोच रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि गिफ्ट उसे सीनियर ने भेजा होगा। अब अगले दिन चबी और शू एक साथ कैफे में बैठे हुए होते क्योंकि उनका पैचअप हो चुका होता है और दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रूही को बहुत ही अजीब फील होता है और वो हंसने लग जाती है और वो बैठकर मस्ती करने लग जाती है। जिसके बाद में वो वहाँ से चली भी जाती है, पर उसके जाते ही शू के पास में मैगजीन कंपनी का ईमेल आता है, जिसमें कि वो ये मान लेते हैं कि उन्हें किसी अनजान ने वो डायग्राम भेजा था जो उन्होंने पब्लिश कर दिया और अब वो नाज़ियान को सॉरी बोलने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद में शू ने ये खबर रूही को भी दिया और उन्हें पता चलता है कि जिसने भी वो डायग्राम मैगजीन में दिया था वो एक लड़की ही थी और वो उन्हीं के स्कूल की भी है, जहाँ कि हम देख पाते कि वो दोनों किचन में एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे होते हैं और नाज़ियान रूही को किस करने वाला होता है। पर तभी उन्हें शू का कॉल आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो लड़की कौन है जिसने कि डायग्राम को चुराया था। हम देखते हैं कि रूही और नाज़ियान को उनका फ्रेंड बताता है कि असल में जिस ईमेल से उस मैगजीन में मैसेज किया गया था वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो गाउटिन था, जिसने कि नाज़ियान से फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए उसकी डिजाइन मैगजीन में भेज दी थी। पर नाज़ियान अब भी गाउटिन से मिलना चाहता था क्योंकि उस कंपटीशन से पहले गाउटिन बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस बना रहा था, पर जब ये सब कुछ हुआ तब वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाउटिन नाज़ियान से मिलने कैफ़े में आता है और वहाँ वो अपनी गलती मान लेता है कि उसने वो डिज़ाइन को पब्लिश कराई, क्योंकि नाज़ियान हमेशा उससे आगे रहता है और नाज़ियान की वजह से सब लोग गाउटिन के आर्ट को इग्नोर कर देते हैं।
वो नानजियान पर एकदम से गुस्सा हो जाता है, जिस पर कि चिल्लाने भी लग जाता है। पर फिर नानजियान भी उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर देता है और कहता है कि वो गाओटिन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और वो उसे एक्सपोज भी नहीं करेगा, क्योंकि वो गाओटिन का बुरा नहीं चाहता। जैसे सुनकर गाओटिन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब अगले दिन मैगजीन और न्यूज़पेपर में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि नानजियान इनोसेंट है और सारी गलती मैगजीन पब्लिशर की थी, जिसके बाद में कि नानजियान को अवार्ड में बुलाया जाता है। और उससे पहले नानजियान को रूई अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार करती है, जहाँ वो नानजियान को अपने ड्रीम भी बताती है कि वो खुद की एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहती है। इसके साथ ही वो रूई के सर पर किस भी करता है और अब वो स्टेज पर उसे बुलाया जाता है, जहाँ उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है और वो रूई और अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक्स कहता है, क्योंकि उनके बिना ये काम वो नहीं कर सकता था। उसके बाद में कि रूई और उसके सारे फ्रेंड्स अपने कैफ़े पर होते हैं और वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं, जिससे कि रूई और बाकी सब अपने अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर नानजियान भी आ जाता है और उसे देखकर टीचर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हमें नानजियान और रूई की अब तक की जर्नी को दिखाया जाता है कि कैसे नानजियान पहले बहुत ही अपसेट और गुमराह करता था, और जब से रूई उसके लाइफ में आई है उसके साथ में सब कुछ अच्छा होने लगा है और वो बहुत ही खुश भी रहने लगा है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है कि शू और चबी भी यूनिवर्सिटी में आ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ गाओटिन का भी एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो चुका था और उसकी सीनियर यांग उसकी जीएफ होती है। जिसके बाद हम रूई और नानजियान को भी देखते हैं, वो दोनों इटली से वापस अपने घर पे आए हुए थे, जहाँ की अंकल वांग उनसे कहते हैं कि वो ये घर चाहे तो बेच सकते हैं, पर नानजियान उन्हें कहता है कि ये घर उनका ही है और वो इसे नहीं बेचेंगे, क्योंकि उस घर से नानजियान और रूई की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है। अब रात को चबी, शू, गाओटिन सब लोग रूई और नानजियान से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ कि उनके टीचर भी वहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि उन्हें मिस यांग के साथ में अपनी वेडिंग डिसाइड करनी थी। पर तभी वहाँ पर टीचर की तरफ से एक केक और लेटर रूई को मिलता है, जिस लेटर में टीचर ने उन सभी को बताया था कि वो आज रात को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो यांग से शादी करने के लिए जा रहे हैं और वो लोग एक नॉर्मल शादी नहीं करेंगे, बल्कि ट्रैवलिंग पर पहले जाएंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे, फिर शादी करेंगे। जहाँ वो उन लोगों को भी यही समझाते हैं उन्हें भी अपने ड्रीम्स उन लोगों के साथ में पूरे करने चाहिए जो उनसे प्यार करते हैं। जिसके बाद में वो सब लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। अब अगले दिन रूई और नानजियान की कैफ़े में जाते हैं, जहाँ की बहुत टाइम के बाद में वो लोग गए थे। अब रूई उस कैफ़े को संभालने वाली, जैसे कि नानजियान भी उसे बॉस कर बुलाता है और उसके लिए अपने हाथों से कॉफ़ी भी बनाता है, जिसके साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।